अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। और जनाब ये है मंडे, और मंडे वाले दिन होता है स्ट्रेस। और मंडे वाले दिन जहाँ स्ट्रेस होता है ना, वहीं पर मंडे वाले दिन आप लोगों से मिलने की भी बड़ी खुशी होती है। अच्छा जी, आगाज़ करते हैं शो का इस उम्मीद के साथ कि आज का दिन हम सब बड़ा अच्छा गुजारेंगे और नेकियों के साथ गुजारेंगे, दूसरों की मदद करते हुए गुजारेंगे। आज मैंने सोचा कि मैं हमेशा जब शो स्टार्ट करती हूँ तो कोई ना कोई रेमेडी, कोई ना कोई ब्यूटी टिप जो है वो आपके साथ में शेयर करती हूँ। तो क्यों ना मैं आपके साथ में आज एक मेडिकल कंडीशन शेयर करूं जो हम सबके साथ अक्सर होता है और इस वजह से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं और फिर डॉक्टर हमें कई सारी चीज़ें जो है वो सजेस्ट करता है। लेकिन डॉक्टर के पास जाने से पहले अगर घर में ही अपनी आँखों का सेल्फ असेसमेंट कर लिया जाए तो ये बहुत बेहतर बात होगी। होता कुछ यूँ है कि जब हम बहुत ज़्यादा थकन में होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी में होते हैं, या अल्टीमेटली हम बहुत ज़्यादा किसी ग्रीफ में होते हैं, हमें लगता है कि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, हमें कोई गम है या कांस्टेंट जो है वो प्रेशर है हम पर किसी भी चीज़ का, तो हमारी आँखें जो हैं वो बहुत ज़्यादा ब्लिंक करने लगती हैं। और क्या होता है कि हमारी आंखें जो हैं वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती हैं। इस वजह से बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जब आप आंखें बंद करते हैं या आप सोने के लिए लेटते हैं तो आप देखें कि आपके जो कंट्रैक्शन मसल्स हैं वो मुख्तलिफ इमेजेस बना रहे होते हैं। कोई कहता है कि आंखें बंद करने के बाद मुझे कुछ ब्लू ब्लू दिख रहा है, कोई कहता है कि पता नहीं अजीब सी जो है ना वो चीज़ें या हमें इस तरह से दिख रही है। ये सब इस वजह से होता है कि जब हमारा दिमाग मुसलसल स्ट्रेस में होता है और हम स्लीपलेस होते हैं तो उस टाइम पर बहुत सारे लोगों को इस तरह के ख्वाब भी आते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो बेचैन हो जाते हैं और वो कहते हैं हमें नींद नहीं आती, हम आंखें बंद करते हैं तो ऐसा लगता है, हम आंखें बंद करते हैं तो वैसा लगता है। ये स्पेसिफिकली जो आई से रिलेटेड डिजीज़ होती है ना, जिनको बीमारी होती है, वो पेशेंट बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते हैं। और ये सब कुछ इस वजह से होता है कि जब आप 12 से 13 घंटे या 14 घंटे या 24 घंटे किसी एक चीज़ के मुसलसल प्रेशर में हैं, गम में है, परेशानी में है, डिस्ट्रेस में है, तो फिर ऐसा होता है। समटाइम्स कुछ लोग आंखें बंद करते हैं उनको ब्लू ब्लू विजिबल होता है, कुछ लोग आंखें बंद करते हैं उनको कुछ ऐसा लगता है कुछ रेड रेड एंड ऑल दैट, और उसके बाद उनको विजन धुंधला फील होता है। लेकिन अगर आप इसका असेसमेंट घर में करना चाहते हैं तो जिस परेशानी में है उससे थोड़ी देर बाहर निकलें, बाहर जाएं, वॉक करें, लंबी सांसें लें, ज़्यादा पानी पिएं, और जिस आप फेज़ ऑफ माइंड में हैं वो थॉट चेंज करके फिर चेक करें, आपको ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। अगर ऐसा ना हो तो फिर आप डॉक्टर के जाएं। इससे आपका ना एक विज़िट बच जाएगा, क्योंकि टेंशन, परेशानी, डिस्ट्रेस, हार्मोनल डिसऑर्डर, घर की परेशानी या कोई और परेशानी जो है वो भी आँखों की बीमारियों का सबब बनती है। टेम्परेरी तौर पर विजन भी आपका जो है वो धुंधला हो जाता है, टेम्परेरी तौर पर आपको मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, कुछ अजीब अजीब चीज़ें दिखती हैं, नींद नहीं आती। तो अगर आप अपनी रूटीन बेहतर कर लें तो आप बहुत ज़्यादा जो है वो परेशानी उठाने से बच सकते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और अब स्टार्ट करते हैं कि हमारी जो आज की टॉप स्टोरीज़ हैं वो क्या हैं। तो जनाब मंडे है और मंडे को आपको पता है कि टॉप स्टोरीज़ होती हैं ढेर सारी, और बहुत कुछ हुआ भाई इन 2 दिनों में, एक दिन में वीकेंड पे। तो क्या कुछ हुआ, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कराची कैंट से। अब मैंने आपको बताया था लास्ट शो में भी कि जो कराची कैंट है वो अब जदीद तौर पर बनने जा रहा है, और इस हवाले से वहाँ पर जितने भी जदीद इक्विपमेंट्स हैं वो लाए जा रहे हैं। और उसी तनाजुर में जो है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ यहाँ आएंगे कराची। उनकी दीगर मुलाकातें जो हैं, साइड लाइन मुलाकातें, वो भी लाइनअप हैं। और इसके अलावा जब वो यहाँ पर आएंगे तो फिर डेफिनेटली वो जो ये ट्रेन है, अपग्रेड शालीमार ट्रेन, इसका जो है इफ्तिताह करेंगे। तो अब ये जो शालीमार ट्रेन है इसका बाकायदा इफ्तिताह होने जा रहा है। इसकी जो तज़ीन व आराइश थी वो मुकम्मल कर ली गई है, और एस्केलेटर्स हैं, फिर VIP लॉन्चेस हैं, वेटिंग हॉल्स हैं, एग्जीक्यूटिव वॉशरूम्स हैं। तो ये सारी सूरत हाल है जो कि मैंने आपके साथ में शेयर की। और जो हमारे वज़ीर हैं हनीफ अब्बासी साहब, वो डेफिनेटली उनको उस हवाले से पूरा डिस्क्राइब करेंगे, बताएंगे कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या सहूलतें दी गई हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और एक और जो है वो ख़बर शेयर कर लेते हैं, दैट्स रिलेट टू प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। ऑफ कोर्स के वो जब कराची आएंगे तो उनकी एक और मुलाकात मुतवक्की है, और ये है कादिर पटेल साहब के साथ, जो डेफिनेटली वो जब यहाँ आएंगे एक रोज़ा दौरे पर तो फिर उनकी ये मुलाकात मुतवक्की है। और वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी की जो रुकन हैं कौमी असम्बली के कादिर पटेल साहब, उनके घर भी जाएंगे। फिर उनके जो साहबजादे हैं उनकी शादी है तो डेफिनेटली उसके ऊपर मुबारकबाद भी देंगे। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर जो है वो तबादला ख्याल भी किया जाएगा, और होंगी ढेर सारी बातें भी। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हो गया इजाफा। अब ये जो इजाफा हो गया है, इसके ऊपर जो गुड्स ट्रांसपोर्टर के जो सदर हैं मलिक शहजाद अमान साहब, उन्होंने अपने रिजर्वेशन जाहिर किए और उन्होंने कहा कि जी आए दिन आप लोग इस तरीके से करते रहते हैं और इससे अवाम और ट्रांसपोर्टर्स दोनों जो है वो मुतासिर होते हैं। तो
जो कहना चाहिए ना कि जो इसकी इसकी आज जो हाईलाइट है वो ये है कि उन्होंने कहा है कि अब बस 4% जो है वो इजाफा होने जा रहा है। अब आप समझ गए होंगे कि मैंने ये किस तनाजुर में कहा, इसकी डिटेल में जो है वो डिस्कशन करेंगे हमारी टॉप स्टोरी में। लेकिन उन्होंने इस सारे इशू के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन का इजहार किया है और उन्होंने यही कहा है कि जी 4% अब किरायों में इजाफा होने जा रहा है और मुल्क की हड़ताल भी करेंगे अगर उनकी सारी जो है वो डिमांड्स नहीं मानी गई। अच्छा जी, अब कुछ बात कर लेते हैं ख़वातीन के हवाले से। देखिए जी, आज मैं बात करने लगी हूँ पिंक बस सर्विस के हवाले से और आज मैंने भी जो है वो पिंक पहना हुआ है और बात भी हो रही है ख़वातीन की। तो भाई पिंक बस सर्विस जो है अब उसका रूट जो है वो प्रॉपर तौर पर तय कर दिया गया है। अब ये जो रूट है ये अब्दुल्ला चौक से चलेगा नुमाइश चौरंगी तक और तकरीबन 3 टाइमिंग्स इसके दिए गए हैं, सुबह 7 से 8 और उसके बाद जो है दिन के टाइमिंग्स हैं 1 से 2 और फिर शाम 5 से 7। और ये स्पेशली ख़वातीन के लिए जो टाइमिंग्स हैं रखे गए हैं ताकि उनको एक महफूज माहौल फराहम किया जाए, उनको बताया जा सके कि उनकी सिक्योरिटी सेफ्टी जो है वो किस तरीके से मुमकिन है। और इसके अलावा 17 नवंबर से जो है डेफिनेटली इसको स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो ख़वातीन के लिए बड़ी अच्छी खबर है कि पिंक बस सर्विस जो है उसके जो रूट्स हैं वो भी उसका भी तयन कर दिया गया है और डेफिनेटली बता दिया गया है कि जी ये टाइमिंग्स हैं और इसके जो रूट हैं वो आज से फाल कर दिए जाएंगे। है ना बड़ी अच्छी बात। तो अब ख़वातीन जो है इन टाइमिंग्स पर जा सकेंगी और इन्जॉय कर सकेंगी अपना ये पिंक बस सर्विस का सफ़र। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और एक बहुत बड़ा ऑटो शो होने जा रहा है कराची में। जी हाँ, कराची ऑटो शो में एक बार चार्ज पर 300 किलोमीटर चलने वाली इलेक्ट्रिक एम्बुलेंस जो है उसकी धूम मच गई। अच्छा, ये जो शो हुआ कराची में ऑटो शो, इसमें हुआ ये कि आपने बहुत सुना होगा कि ईवी कार जो है वो इंट्रोड्यूस हो गई, आपने सुना होगा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है वो इंट्रोड्यूस कर दी जाती है। लेकिन ये एम्बुलेंस है भाई जो कि एक दफ़ा चार्ज पे 300 किलोमीटर चलेगी और इसके जो स्टेक होल्डर्स हैं, इसके जो CEO एहसान साहब, उन्होंने जो है इस हवाले से बात की और उन्होंने यही कहा है कि भाई चाहते हैं कि सिंध गवर्नमेंट के साथ मिलकर कोलैब करें और हॉस्पिटल्स में इस तरह की जो एम्बुलेंसेज हैं उनको इंट्रोड्यूस किया जाए। उसके इंट्रोड्यूस कराने से होगा ये कि जो हॉस्पिटल है उसकी जो कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगी और डेफिनेटली इन्वायरमेंटल चेंज तो आता ही है। तो ये पहली जो ऑटो शो के अंदर एम्बुलेंस मुतारिफ़ करा दी गई है, एक दफ़ा चार्ज और 300 किलोमीटर ये दौड़ेगी। अच्छा जी, अभी जो नेक्स्ट खबर है वो क्या है? तो नेक्स्ट खबर है हमारे पास क्या जनाब, मैं वही सर्च कर रही हूँ कि पहले अच्छी अच्छी खबरें आपके साथ में शेयर करूँ या फिर पहले वो खबरें शेयर करूँ जिनको सुनने के बाद पूरा दिन जो है वो हम रेगरेट करते हैं कि ये हमारे शहर में क्या हो रहा है। चले जी, कराची की तारीख का सबसे बड़ा चालान यानी कि सबसे बड़ा ई चालान ये कहाँ हुआ है? ये जो ई चालान हुआ है डेफिनेटली आप सोच सकते हैं, थोड़ा सा सोचें कि सबसे बड़ा चालान जो है वो किसका हो सकता है कराची की तारीख में। वो क्या कोई कार होगी, कोई बाइक होगी? नो नो नो, ऑब्वियसली इट्स डंपर। अच्छा जी, रज़ाकाबाद के करीब ये ट्रैफिक हादसा हुआ, तेज़ रफ्तारी के बायस जो है ये जो डंपर वाला था इसकी जद में जो है वो रक्षा ड्राइवर जो था वो था और वहाँ पर जो और लोग थे वो ज़ख्मी हुए। तो इसके बाद अब इनके ऊपर फ़ाइन किया गया है, इनके ऊपर मुकदमा चलाया गया है और प्रॉपर जो SOPs हैं जो करना चाहिए वो इनका हुआ है और तकरीबन इनका जो चालान हुआ है वो 1 लाख रुपए का चालान हुआ है और इनको प्रॉपर जो है वो बता दिया गया है, इनको तंबीह कर दी गई है कि भाई अगर आपने ये 14 रोज़ में जुर्माना अदा नहीं किया तो फिर क्या है कि 14 रोज़ में जुर्माना अदा करने की सूरत में आधी रकम जो है वो जमा कराना होगी। तो ये एक दफ़ा फिर से जो सबसे बड़ा चालान हुआ है ना वो डंपर वालों का ही हुआ है, डंपर ट्रॉलर का ही हुआ है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और एक और अफसोसनाक खबर जो है वो आपके साथ में शेयर करते हैं। कराची में एक मारूफ कबाब हाउस है यानी रेस्टोरेंट है तारिक रोड की साइड पे। आई गेस आप समझ ही गए होंगे कि कौन सा रेस्टोरेंट है। वहाँ पर जब आग भड़की तो जो दीगर वहाँ पे जो मार्केट थी वहाँ पर भी भगदड़ मच गई और इस सारी भगदड़ में जो है वो एक शख्स, सज्जाद नामी एक शख्स था जो यहाँ पर मजदूरी करता था इस कबाब हाउस में, वो जहाँ पर ना हो सका। उसको रेस्क्यू कार ने पहुँचाने की कोशिश की और टाइमली उसको पहुँचाया गया बर्न सेंटर जो है, लेकिन वो जहाँ पर ना हो सका। इंतहाई अफसोसनाक ही हादसा है। सर्दियों में इस तरह के जो हादसा आते हैं वो सामने आते हैं, अक्सर सामने आते हैं। कभी आप देखें कि टिम्बर मार्केट की आग हमें पता चलती है और कभी कुछ, तो बहुत ज़्यादा आपको एहतियात करने की ज़रूरत है। और हीटर से भी कई ऐसे वाक़यात होते हैं, लेकिन डेफिनेटली ये रेस्टोरेंट है, कबाब हाउस है, तो यहाँ पर टोटल स्टोरी जो है वो कुछ ना कुछ डिफरेंट ही होगी। आगे बढ़ते जी और बात करते हैं हम कि सदर मुमलिकत ने जो उर्दन के शाह अब्दुल्ला हैं उनको निशान पाकिस्तान से नवाजा है। अच्छा, ये तो सबको ही पता है कि सदर मुमलिकत ने उनको निशान पाकिस्तान से नवाजा है। उन्होंने भी सदर मुमलिकत को, हमारे सदर मुमलिकत को जो है एक बड़ा ज़बरदस्त अपना स्पेशल अवार्ड है उससे नवाजा है। अच्छा जनाब, इस्लामाबाद के ऐवान सदर में जो है वो सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम को पाकिस्तान का आला तरीन
सिविल अवार्ड निशान पाकिस्तान जो है वो अता किया। तो इस तकरीब में जो है डेफिनेटली हायर पर्सनैलिटीज़ मौजूद थी, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब मौजूद थे, इसके अलावा खुद प्रेसिडेंट साहब मौजूद थे और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू साहब मौजूद थे, इसके अलावा एडमिरल नवीद अशरफ साहब और वफाकी काबीना के अरकान और दीगर जो सफ़ीर थे, सुफरा थे, एम्बेसडर से, वो भी मौजूद थे। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं हमारे आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की। अच्छा, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, जंग मुसल्लत करने वालों को मई जैसा जवाब देंगे, और ज़बरदस्त उन्होंने बात की है और एक दफ़ा फिर से जो है बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने बयान दिया है और उनका यही कहना है कि जो अगर हम पे जंग मुसल्लत करने की कोशिश की गई तो वैसे ही जवाब दिया जाएगा जैसे मई में जवाब दिया गया था। और उन्होंने एक बात बहुत ज़बरदस्त की जो मुझे बहुत अच्छी लगी पर्सनली, एंड दैट इज़ उन्होंने कहा कि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपने फ़राइज़ अंजाम देते हैं और भारत के ख़िलाफ़ जंग में अल्लाह ने पाकिस्तान को का सर जो है वो सर फ़ख्र से बुलंद किया। ठीक है, पाकिस्तान को सर बुलंद किया। अच्छा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मज़ीद कहा कि फ़ौज अल्लाह की फ़ौज है और हमारे सिपाही अल्लाह के नाम पर लड़ते हैं। बेशक जब हम जिस जज्बे से लड़ते हैं तो हमारे अंदर वो जज्बा नज़र आ रहा होता है, हमें पता चल रहा होता है कि जी हम किस जज्बे के साथ में जो है वो आगे बढ़ रहे हैं और किस जज्बे के साथ में हम लड़ रहे हैं। अच्छा जी, अब कुछ हेल्थ सिचुएशन जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। हेल्थ सिचुएशन कुछ इस तरीके से है कि सिंध में डेंगू के बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं। इसमें 2 ख़वातीन जो हैं वो जाँ बहक हो गई हैं, एक मर्द भी शामिल हैं, एक खातून का ताल्लुक जो है वदराबाद से है, एक जो है वो सिंध से है। ओवरऑल 5000 जो है वो टेस्ट किए गए हैं जिसमें 700 से ज़ायद टेस्ट जो है वो मुस्बत आए हैं। इसके अलावा अगर ओवरऑल सिंध की बात की जाए तो निजी अस्पतालों में भी पेशेंट्स मौजूद हैं और सरकारी अस्पतालों में भी पेशेंट्स मौजूद हैं। तो सिचुएशन वर्स्ट है, एहतियात करने की बड़ी ज़रूरत है और महकमा सेहत को इस हवाले से मज़ीद अमली इक़दाम करने चाहिए। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं और एशिया कप राइजिंग की बात कर लेते हैं। जी हाँ, पाकिस्तान वंस अगेन पाकिस्तान इज़ ऑन टॉप पोजीशन। 2 मैचेस हुए, दोनों जीत लिए। पाकिस्तान शाइन्स की हम बात कर रहे हैं जिन्होंने भारत ए को 8 विकेटों से जो है वो शिकस्त दे दी। अच्छा, एक कतर का दारुल हुकूमत है दोहा, वहाँ पर ये मैच हो रहा था और उसमें बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई पाकिस्तानी शाहीन ने। अच्छा, यहाँ पर जो यानी कि इन्होंने 136 का इनको दिया था, लेकिन 137 इन्होंने तकरीबन 13वें ओवर की दूसरी बॉल में ही जो है वो कंप्लीट कर लिए और पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ज़बरदस्त जो है वो कामयाबी दिखाई और ऑलमोस्ट इनके जितने भी प्लेयर्स खेले बड़े दिलजमी के साथ खेले, बड़े अच्छे तरीके से जो है वो खेले। चले जी, बहुत सारी बेस्ट विशेस पाकिस्तान शाइन्स को। अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं मौसम की, और मौसम की सूरत हाल जो है वो क्या है। तो मौसम की सूरत हाल कुछ इस तरीके से है कि भाई मौसम जो है कराची का वो हो गया है औसम, और कराची का मौसम औसम है। तो इस सिलसिले में कराची के जो अवाम हैं वो हैं बड़े खुश। अच्छा, अब कराची के अवाम क्यों खुश है? क्योंकि उनको पता है कि सर्दियाँ आ रही हैं, शॉपिंग सीज़न है, शादी सीज़न है, और फिर जब शादियों में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, खुशी होती है, इवेंट पे मिलने की, स्ट्रेस दूर होता है, बहुत सारी फैमिली मेम्बर से मिलके भी बात करके भी आपका स्ट्रेस जो है वो दूर होता है। तो कराची का मौसम जो है वो रहेगा कैसा, ये बता रहे हैं महकमा मौसमियात, और ये कहते हैं जी कराची में आइंदा हफ्ते सर्दी की शिद्दत मज़ीद बढ़ेगी, पारा सिंगल डिजिट में रिकॉर्ड होने का जो है वो इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। शहर में इस वक्त हल्की सर्दी के साथ मौसम खुश्क है, दिन के औकात में मौसम खुश्क रहने की पेशगोई, रात के वक्त मौसम में खुनकी रहेगी। और फिर जो है अगर मैं दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की बात करूँ तो कराची 8वें नंबर पर मौजूद है। हवा में आलूदा ज़रात की मिकदार 170 पार्टिकुलेट मीटर्स जो है वो रिकॉर्ड की गई है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हो, जल्दी से आपके साथ में शेयर करते हैं व्हाट्स गोइंग ऑन इन सिंध हाई कोर्ट। आज मंडे है, तो आज कौन कौन सी जो है वो समातें हैं। तो आइनी बेंच और रेगुलर बेंच के रूबरू अहम केसेस की समात जो है उसके लिए मुकर्रर हैं। अच्छा जी, गैर कानूनी तामीरात तजावुज़ से मुतालिक दरखास्तों पर समात होगी। कायम मुकाम चीफ जस्टिस ज़फ़र अहमद राजपूत की सरबराही में 2 रुकनी बेंच जो है वो ये समात करेंगे। 2 रुकनी सरबराही में 2 रुकनी बेंच जो है वो करेंगे। इसकी सरबराही जो है वो 2 रुकनी बेंच करेंगे। तफ्तीशी अफसरान पेशरफ रिपोर्ट अदालत में जमा करवाएंगे। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और अब आपके साथ में गोल्ड की प्राइस जो है वो शेयर कर लेते हैं कि सोने की जो कीमत है उसमें हो गई है बड़ी कमी। तो दिस इज़ राइट टाइम टू बाय समथिंग फॉर एनीवन, और गिफ्ट अगर आपने लेना है तो जल्दी से ले सकते हैं आप किसी के लिए, क्योंकि सोना जो है उसकी कीमत में अब कमी हो गई है। तो आलमी मार्केट में सोना $91 सस्ता होकर $4083 फ़ी ऑन्स तक गिर गया। 1 तोला सोना एक ही दिन में 9100 रुपये की बड़ी कमी हो गई। 1 तोला सोना 4,30,662 तक गिर गया है। 10 ग्राम सोना 7,799 रुपये सस्ता होने के बाद 3,69,227 रुपये का हो गया। और 1 तोला चांदी जो है वो 209 रुपये बड़ी कमी से 5,300 रुपये की हो गई है। तो जनाब ये ख़बर है जो मैंने आपके साथ में शेयर की। और अभी जो है अगर मैं महंगाई की बात करूं, अगर मैं अवामी रद्द-ए-अमल की बात करूं, तो जनाब पेट्रोल पर लेवी में ₹1.60
इजाफा हुआ है और डीजल पर 1 रुपये 60 पैसे कमी कर दी गई है। अच्छा जी, वफाकी हुकूमत ने पर पेट्रोलियम लेवी में 1 रुपये 60 पैसे जो है वो फ़ी लीटर इजाफा करके नई लेवी 79 रुपये 62 पैसे मुकर्रर कर दी है, जो 16 नवंबर से नाफिज होगी। अच्छा, ऑलमोस्ट समझ लें कि ये इम्प्लीमेंट हो ही गई है। दस्तावेज़ के मुताबिक हाई स्पीड डीजल पर लेवी 1 रुपये 60 पैसे कम करके 75 रुपये 41 पैसे फ़ी लीटर कर दी गई है, जो इससे पहले 77 रुपये 1 पैसा थी। अच्छा जी, अब कुछ बात कर लेते हैं कि ओवरऑल वेजिटेबल आपने ख़रीदने जाना होगा, ग्रॉसरी करने जानी होगी, तो जल्दी से आपके साथ में जो है वो वेजिटेबल प्राइस हम शेयर करते हैं। हियर वी गो नाउ। चलिए जी, थोड़ी सी देर में हमारी स्क्रीन पर वेजिटेबल प्राइस आ जाएंगे और फिर उसके बाद हम आपको 1 बाय 1 करके प्राइस बताएंगे। फिर आपने सब्ज़ी लेनी है तो ये प्राइस याद रखने हैं। टमाटर है 81 पे, आलू 63, लहसुन 288, अदरक 345, गाजर 138, तुरई जो है 192 पर है। और जनाब क्या है हमारे पास आगे, लौकी जो है वो भी 92 पर है। एंड व्हाट वी हैव नेक्स्ट, वी हैव फूल गोभी 69 पर। और उसके बाद क्या है जी, उसके बाद खीरा है 120 पर। उसके बाद वी हैव भिंडी 161। फिर जी हमारे पास आ गई है प्याज जो कि है 127 पर। और ये हैं जी वेजिटेबल प्राइस जो हमने आपके साथ में शेयर किए। अब जल्दी से चलते हैं और करेंसी रेट्स जो है वो शामिल करते हैं ताकि आपको पता चल सके कि करेंसी रेट्स जो हैं वो क्या हैं। तो थोड़ी सी देर में हमारी स्क्रीन पर ये करेंसी रेट्स जो हैं वो पॉपअप हो जाएंगे। उसके बाद हम आपको वेदर फोरकास्ट भी बताएंगे। ऑस्ट्रेलियन डॉलर है 190 पर, कैनेडियन डॉलर है 212 पर। इसके अलावा यूरो जो है वो 335 पर है। कोईती दिनार है जी 922 पर। व्हाट वी हैव नेक्स्ट, अच्छा जी हमारे पास नेक्स्ट है यूके पाउंड 384, सऊदी रियाल 76, इसके अलावा यूएई जो है 77 और यूएस डॉलर जो है वो है 281 पर। और इसके जल्दी से मतलब इसके फ़ौरन बाद जल्दी से चलते वेदर फोरकास्ट आपको दिखाते हैं कि 11 बजे मौसम जो है वो कैसा रहेगा, 12 बजे मौसम कैसा रहेगा और फिर 1 बजे मौसम कैसा रहेगा, ताकि अगर आपने जैकेट्स वगैरह लेनी है तो मौसम की सूरत हाल देख के आप अपनी ड्रेसिंग कर लें। चलिए जी, 11 बजे 27 सेंटीग्रेड, फिर 12 बजे 29 सेंटीग्रेड और फिर उसके बाद 1 बजे 30 सेंटीग्रेड और 2 बजे भी 30 सेंटीग्रेड मौसम रहेगा। यानी कि कराची का मौसम ओवरऑल जो है मिला जुला सही है, कभी सर्दी कभी गर्मी, लेकिन आजकल थोड़ी सर्दी ज़्यादा हो रही है स्पेशली शाम में। तो एंजॉय करें इस मौसम को और पूरा दिन जो है वो अच्छे से गुजारें। मंडे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों ने स्ट्रेस लेना है, मंडे तो इसका मतलब ये है कि अच्छे से काम करें और पूरा हफ्ता जो है वो प्लान कर लें ताकि आगे आने वाले मंडे को स्ट्रेस ना हो। चलिए जी, मेरे हो गया है टी ब्रेक का टाइम, तो आप भी चाय पी लीजिए, थोड़ी देर बाद वापस आते हैं, फिर टॉप स्टोरीज डिस्कस करेंगे हमारे करस्पॉन्डेंट से। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो जनाब टॉप स्टोरीज पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया हमारे सीनियर करस्पॉन्डेंट नाजिस भाई ने, उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? बिल्कुल दुआएं, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा ये बताइए कि अभी जो है प्राइम मिनिस्टर का दौरा मुतवक्के है, एक रोज़ा दौरा है जिसमें वो डेफिनेटली यहाँ पर आएंगे और जो हनीफ अब्बासी साहब हैं उनकी जानिब से उनको ब्रीफिंग भी दी जाएगी। ओवरऑल तो कितनी ज़बरदस्त बात है कि जब कोई जदीद चीज़ आती है, कराची हो, पूरा पाकिस्तान हो, कोई चीज़ डेवलप होती है तो कितना अच्छा लगता है। ज़रा मुझे इंसाइट बताएं कि क्या क्या कुछ होने जा रहा है आज। हमारा बड़े अरसे से मुतालबा था यहाँ से इनके लोगों का, ख़ास तौर पे हुकूमत का भी था जी, कि रेलवे के हवाले से रेलवे की जो वजारत है, हाँ, उसका सारा काम पंजाब में नज़र आ रहा है। सही। सिंध में भी बहुत सारे रेलवे स्टेशन हैं, ट्रेन को शुरू यहाँ से होना होता है, एंड वहाँ है चले, हाँ। लेकिन कराची से लेके रोहिड़ी तक ये पूरा सिंध है। तो यहाँ के रेलवे स्टेशंस का हाल बड़ा खस्ता है। इवन माजी में कराची कैंट स्टेशन जो हमारा मुल्क का सबसे बड़ा जंक्शन है, सबसे बड़ा स्टेशन है, हाँ। जहाँ से सारी की सारी जो मुल्कगीर ट्रेनें हैं सब कैंट स्टेशन से निकलती हैं। सही। लेकिन कैंट स्टेशन का हाल जो था वो अच्छा नहीं था। सही। फिर जो रेलवे के मौजूदा वज़ीर हैं उससे कबल भी कुछ काम हुआ था, टिकटिंग का सिस्टम जदीद हुआ था, कंप्यूटराइज्ड हुआ था, लेकिन अब कैंट स्टेशन को बड़ा खूबसूरत बनाया गया है। कैंट स्टेशन में 3-4 जो हैं, एक तो जो निजी ट्रेनें हैं उनके लिए एक पूरा अलग सा हाल बनाया गया है। एक वहाँ पहले आमतौर पर आपने देखा होगा ना कि गाड़ी के साथ साथ लोग बैठे हुए होते हैं, आरामगाह कोई ख़ास जगह नहीं थी, ऐसी रेस्ट हाउस टाइप कोई जगह। जैसे लाहौर में लाहौर रेलवे स्टेशन पे जब हम जाते हैं तो बहुत सारे रूम्स बने हुए हैं जहाँ पे आप जाके वेटिंग कर सकते हैं, बाकायदा उन रूम्स में एसी वगैरह लगे हुए हैं, सब कुछ है, लेकिन यहाँ ये नहीं था।
तो यहाँ एक बहुत ज़बरदस्त इन्होंने एक वेटिंग एरिया बनाया है, एक हॉल बनाया है जहाँ पे मुसाफिर बैठकर देखें। हमारे यहाँ अक्सर ये होता है कि ट्रेनें टाइम पर वक्त पर नहीं आती। अक्सर आप हाँ, रोज़ाना हम खबरें पढ़ रहे हैं कि आज 8 ट्रेनें लेट हैं, आज 6 ट्रेनें लेट हैं, आज 10 ट्रेनें अपने टाइम पे नहीं जाएंगी। लेकिन मुसाफिर जो होता है उसको तो जो टाइम आप टिकट में देते हैं उसको वहाँ पहुँचना होता है, उसको ये नहीं मालूम होता कि ट्रेन लेट है। तो अगर अब मुसाफिर एक पहुँच गया, फ़र्ज़ करें सुबह को 8 बजे पहुँच गया लेकिन ट्रेन 9 बजे है या 10 बजे है, तो वो मुसाफिर कहाँ जाए? सही, मतलब 2 घंटे एक तवील इंतज़ार है ना। बिल्कुल। तो कम से कम बैठने की अच्छी जगह तो एग्जैक्टली बैठने की अच्छी जगह हो भाई। आजकल तो अब लोग इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया का टाइम है, तो बैठे बैठे जो है वो कुछ क्रिएटिव चीजें अपलोड कर देते हैं, पिक्चर्स ही अपलोड कर देते हैं कि वी आर वेटिंग इन द लाउंज एंड ऑल दैट। यस, 3-4 इन्होंने कैंट स्टेशन पे ऐसे सेगमेंट बनाए हैं जिनका आज जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब इफ्तिताह करेंगे। सही। तो उसकी और शायद कुछ एक आधी निजी सरगर्मियाँ भी हों, लेकिन शेड्यूल में अब तक जो हुकूमत पाकिस्तान या वज़ीर आज़म हाउस से जो शेड्यूल है उसमें अब तक इनके शेड्यूल में यही है कैंट स्टेशन का दौरा। कैंट स्टेशन का दौरा जो है वो और अलग रहे, इस तरह की और चीज़ें भी होती रहें ताकि जो है वो डेवलपमेंट हो। हम अपनी ट्रेन के सफ़र को ना बहुत यादगार बनाना चाहते हैं। ट्रेन लोगों को इवेंचुअली बहुत पसंद है, उसकी वजह ये है कि एक तो एडवेंचरस है, फिर दूसरा ये है कि बहुत सारे लोग जो है उसको अफोर्ड कर सकते हैं कंपैरेटिवली एयर ट्रैवल के, कि आप जब एयर ट्रैवल कर रहे होते तो वो आपके लिए काफ़ी थोड़ा महंगा। हाँ, ट्रेन के सफ़र की जर्नी की एक हिस्ट्री है पूरी। हाँ, अच्छा, यानी आप कराची से निकलते हैं, फ़र्ज़ करें आप लाहौर जा रही हैं, हाँ, तो लाहौर तक आप पूरा पाकिस्तान घूमते हुए भी तो जा रहे हैं ना। यही तो है, बिल्कुल। हाँ, वो आप सारी जगहें देखते हुए जा रहे हैं जो आपने बुक्स में देखी होती हैं या आपने गूगल पे देखी होती है, वो सारी जगहें आप बिल्कुल देखते हुए जा रहे हो। नवाब शाह, फर्ज करें एक स्टेशन है नवाब शाह, हमें नहीं पता क्या है, लेकिन अक्सर ट्रेनें नवाब शाह रेलवे स्टेशन पे 2 से 3 मिनट रुकती हैं। तो लोगों ने देखा नवाब शाह स्टेशन, उतरे, फोटोज वगैरह खींचे, बनाए, चले जी नवाब शाह को देखा। ठीक है, हम शहर नहीं देख सकते, लेकिन नवाब शाह रेलवे स्टेशन तो कम से कम देख सकते हैं, रोहिड़ी है। हाँ। बहुत सारे लोग आप पंजाब में बैठे हुए किसी भी शख्स से पूछें आपने कभी रोहिड़ी देखा है? हाँ। लेकिन ट्रेन पे जाते हुए वो रोहिड़ी देख सकता है। रोहिड़ी बेसिकली सक्खर है और दरियाए सिंध के ऊपर आबाद शहर है, आप समझेंगे, बिल्कुल किनारे पे, दरियाए सिंध के किनारे पे रोहिड़ी का शहर है। तो ये सारे रोहिड़ी सिंध का कदीमी नाम अरोड़ था। तो सिंध का एक तारीखी शहर है, उसकी एक पूरी हज़ारों साल की हिस्ट्री है। तो लेकिन अगर ट्रेन पे जाते हुए आपने रोहिड़ी देखा, आपने थोड़ा एंजॉय किया, रिलैक्स, सफ़र के दौरान आप रिलैक्स। अच्छा आजिज़ भाई, ऐसा नहीं होता कि हमें रास्ते में ना कोई लंबे लंबे जो है ना वो जंगल मिले, कोई दरिया मिले, कोई पहाड़ मिले, कोई नदियाँ बह रही हैं, वो जो रास्ता है ना वो अपनी अहमियत आप है। मतलब आप जिस रास्ते से जा रहे होते हैं ना, चाहे उस रास्ते पर बहुत कुछ नहीं है आपके लिए, लेकिन जब वो आप ट्रेवल करते हैं ना तो वो रोड्स या वो जगहें या वो जो साइड पे जैसे कोई कच्ची बस्तियाँ आ रही हैं या व्हाटएवर, आप जो भी कुछ देखते हुए जाते हैं ना, वो आपका तजुर्बा होता है, वो आपका एक्सपीरियंस होता है, वो आप एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो ये कहते हैं कि अच्छा ट्रेन से जाने का क्या फ़ायदा, हमारे रास्ते में तो कोई इतने खूबसूरत मनाजिर नहीं आने, हमारे रास्ते में तो कोई ऐसी चीज़ें नहीं आनी, हम क्या देखते हुए जाएंगे। आई थिंक जो आपका एक्सपीरियंस होता है ना वो बड़ा काउंट करता है कि आपने किस जगह से किस जगह पर ट्रैवल किया है। तो आपको पता होगा अच्छा यार वहाँ पे कोई बुरी चीज़ थी तो कोई बुरी चीज़ थी, वहाँ पर अगर कोई बहुत अच्छी चीज़ थी तो वहाँ बड़ी पॉजिटिव चीज़ थी। ये जो ट्रेन का सफ़र होता है या ये जो किताबों की रीडिंग होती है ना, ये आपका दिमाग और विजन दोनों खोलते हैं। देखिए किसी का कॉल है कि ज़्यादा खाओ नहीं ज़्यादा घूमो। हाँ, अगर खाने को ना भी मिले एक वक्त तो गुजारा हो जाएगा। हाँ, लेकिन ज्यादा घूमने से आपकी जो पूरा विजन है इंसान का, इंसान का अपना एक विजन भी तो है ना। इंसान के दिमाग के अंदर चीजों को देखने का जो विजन है वो वसी होता है, वो वसी होता है ना। आपको मसलन लोग देखने को मिलते हैं। मैं मतलब किसी और सूबे के लिए तो दावा नहीं कर सकता, लेकिन मैं अगर कराची में बैठा हुआ हूँ, सिंध के किसी छोटे से शहर की भी खबर आ रही है तो मुझे पता है कि ये शहर किस जगह पर है। हाँ, और इसकी हिस्ट्री क्या है और उसमें ये एरिया कौन सा है, वहाँ कौन सी कम्युनिटीज रहती हैं।
ठीक है दुनिया के दीगर ममालिक हमने नहीं घूमे, लेकिन कम अज कम अपने मुल्क के बारे में बात सारी ये तो है हमें कि पता होना हाँ चाहिए। बिल्कुल, बात सारी ये है कि जब लोग कहते हैं ना ये फजूल है और वो फालतू है, हर चीज़ में ना आपका कोई ना कोई एक्सपीरियंस होता है जो लाइफ में आपके काम आता है। कोई चीज़ भी आपके लिए कभी बेकार नहीं जाती अगर आपने उस पर मेहनत की हुई है। चलिए जी, शो में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर आपको एक बड़ी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी से मिलाएंगे जो कि मुल्क से बाहर से आई हैं स्पेशली, और एंटरटेनर भी हैं, राइटर भी हैं, और उनकी क्या क्या खूबियाँ हैं ये जानेंगे खुद उन्हीं की ज़बानी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो भाई कुछ बात कर लेते हैं पिंक बस सर्विस की, और कराची में जो ख़वातीन है उनके लिए पिंक बस सर्विस का जो अब रूट है उसको फाल कर दिया गया है, और ये बड़ी अच्छी बात है क्योंकि ख़वातीन को इससे जो है वो बहुत ज़्यादा आसानी होगी। आजिज़ भाई आप कैसे देख रहे हैं, 3 इन्होंने जो है वो टाइमिंग्स दिए हैं ख़वातीन को कि भाई इन टाइमिंग्स पर वो बाआसानी अपने घरों से दफ्तर या वटेवर जहाँ पर भी वो जाना आना चाहती हैं वो जा सकती हैं। देखिए सिर्फ ख़वातीन के लिए मुख्तसर है टाइमिंग्स। सिंध हुकूमत की जो जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम है हाँ उसमें गाहे बगाहे वो तोसी करने की कोशिश करते हैं। सही। अभी 50 नई बसों की बात भी हो रही है, ईवी बसों की। अच्छा, दिसंबर में शायद बात ही होती रहती है, मतलब नहीं ये आती भी हैं, आती भी हैं कुछ अच्छा। बसों में इजाफा होता रहता है। हम 30 बसें शुरू में आई थी, अब 300 के लगभग तो हो गई है ना। हाँ उसमें चले 200 के लगभग कराची में है, बाकी दीगर शहरों में। हाँ। लेकिन बढ़ तो रही है ना। ये ठीक है कि इनकी बढ़ने की रफ्तार बहुत स्लो है। हाँ। जिस तरह की कराची की डिमांड है उस सतह पे बसें नहीं है अभी भी। आप ये जो रेड बसें हैं जिनको आमतौर पे रेड बसें कहा जाता है, पीपल्स बस जो है, जी जी। इनमें सफ़र करना अभी भी मुश्किल है, ख़ास तौर पे शाम और सुबह के औकात में। हाँ। इतना ज़्यादा रश होता है कि खड़े होने की जगह नहीं होती। हाँ। लेकिन बहरहाल वो इस वजह से कि ट्रांसपोर्ट कम है और इन बसों की तादाद भी कम है, तो इस वजह से इन पे रश ज़्यादा है। हाँ। लेकिन पिंक बसें जो हैं ख़ास तौर पे ख़वातीन को बहुत बड़ी सहूलत है देखा जाए कराची में। हाँ। अब पिंक बस में कोई मर्द नहीं सफ़र करता, सही। प्योर ख़वातीन। लेकिन पिंक बसों की तादाद भी बहुत कम है। हाँ। अब ज़रा शर्जील नाम मेमन ने कल एक बयान जारी किया जिसमें वो कहते हैं कि पिंक बसों की तादाद बढ़ाई जा रही है और उनकी टाइम फिक्सिंग जो आपने बताई है कि वो की जा रही है। लेकिन कुछ 2 नए रूट्स पर नई पिंक बसें भी शुरू कर दी गई हैं। रूट्स बताए गए हैं, मुझे याद नहीं अभी, लेकिन 2 नए रूट्स भी पिंक बस की शुरू हो, यानी वहाँ से ख़वातीन इन देखिए अगर 5 बसें भी एक रूट पे चल रही हैं, 5 आने की 5 जाने की, 10 बसें भी अगर एक रूट पे पिंक बसें चल रही हैं, 10 बसें चल रही हैं, एक बस आ रही है और एक जा रही है, कम से कम 200-250 लोगों को तो ये सहूलत मुयसर है ना उस रूट पे। जाहिर सी बात है, बिल्कुल। हाँ, कुछ लोगों लोगों को तो फायदा है ना, एटलीस्ट। एक ट्रिप में 200-250 लोगों को अगर सहूलत है तो 10-15 ट्रिप्स तो हर बस की होती हैं बिल्कुल। तो यानी अगर कैलकुलेट करें तो 3-4 हज़ार लोगों को तो सफ़र की सहूलत मिल गई है कम से कम उस एक रूट पे। 3-4 हज़ार ख़वातीन को, स्पेशली ख़वातीन क्योंकि उनके 3 टाइमिंग सिर्फ ख़वातीन के लिए, 3-4 ख़वातीन जो मुलाजिम पेशा ख़वातीन हैं जो या भाई कहीं जॉब करती हैं, स्कूल पढ़ाने जाती हैं, मतलब खुद कहीं घरों में जो है वो काम करने आती हैं, जो भी मुलाजिम पेशा ख़वातीन है, मुलाजिम पेशा प्राइवेट सेक्टर में बहुत बड़ी तादाद हमारी ख़वातीन की काम करती है। सुबह के वक्त बैंक्स में काम करती है, स्कूलों में काम करती है, यूनिवर्सिटीज़ में, हॉस्पिटल्स में, बहुत सारे शोबों में। तो इन ख़वातीन के लिए बहुत बड़ी सहूलत है। लेकिन अब दूसरी अहम बात है कि पिंक टैक्सी भी आ रही है दिसंबर में। अच्छा। पिंक टैक्सी की भी तैयारी हो गई है। सही। पूरा मुझे पता चला है कि इन्होंने उसके क्या कोई डेट्स वगैरह उन्होंने फाइनल डेट अनाउंस तो नहीं किया इन्होंने, लेकिन बहुत जल्दी बताया जा रहा है। पिंक टैक्सी भी नजर आई। पिंक टैक्सी इन्होंने एक निजी कंपनी से तय कर लिया है कि इब्तदाई मराइल में 50 टैक्सियाँ, फिर 100 टैक्सी, फिर 150 टैक्सी, इस तरह सिलो उनकी तादाद बढ़ती जाएगी। तो ये पिंक टैक्सी भी प्योर ख़वातीन के लिए है। इसमें कोई भी मर्द सफ़र नहीं करेगा। इसकी जो ड्राइवर हो, इस वक्त ये जो डिले हुआ है ना, ये प्रोजेक्ट डिले हुआ ही ड्राइवर्स की वजह से है। अच्छा। क्योंकि ख़वातीन ड्राइवर्स की तादाद हमारे पास बहुत कम है, बहुत कम जो टैक्सी पे काम नहीं करना चाहती। ड्राइवर्स की तादाद तो चलो अच्छी खासी होगी, लेकिन हर खातून बहरा टैक्सी चलाना भी तो शहर में एक बड़ा काम है ना, कराची के शहर में। तो अब बताया जा रहा है कि इनिशियल फेज में 50 ड्राइवर्स को तैयार कर दिया गया है, उनकी ट्रेनिंग की गई है, उनको सारा कुछ। तो शायद जल्दी
पिंक टैक्सी भी आ जाए। चाहे जल्दी पिंक टैक्सी भी जो है वो आ जाए, और लेट्स होप फॉर द बेस्ट। कराची में ट्रांसपोर्ट का जो भी प्रॉब्लम है वो इसी तरीके से सॉल्व हो सकता है, कहीं से तो शुरू करेंगे ना। और जब करेंगे तो अब जिस तरीके से बात करें आजिज़ भाई की, कम से कम 3-4 हज़ार ख़वातीन तो ऐसी होंगी जिनको ये रिलीफ मिलता होगा, ट्रांसपोर्ट की सहूलत मिलती होगी। तो अगर सिंध गवर्नमेंट पॉजिटिव इकदाम करती है तो डेफिनेटली वी ट्रूली अप्रिशिएट, और लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ख़वातीन के लिए मज़ीद इस तरह की ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त किया जाए, अरेंजमेंट्स किए जाएँ, क्योंकि यहाँ पर आपको ख़ुद पता है कि कराची में ट्रैफिक जैम और जो भी सूरत हाल है अमन अमान के हवाले से, ख़वातीन को सेफ्टी और सिक्योरिटी फराहम करना सिंध गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है। अच्छा जी, शो में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर आपको एक बड़ी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी से मिलाएंगे। बहुत शुक्रिया आजिज़ भाई, आप हमारे शो में आए। चलिए जी, लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। तो भाई वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल की बात करते हैं, जिसमें रौनकें जो हैं वो जारी और सारी हैं, और वहाँ पर बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो मुल्क से बाहर से आ रहे हैं और बता रहे हैं कि उनका कल्चर कैसा है, और हम उन्हें देखकर उन्हें बहुत सपोर्ट करते हैं और बहुत इन्जॉय करते हैं उनकी परफॉर्मेंस को। तो उन्हीं में से एक बड़ी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी जो है हमारे साथ मौजूद है, और ये है मिस कैरन हॉग, जो कि एक्ट्रेस भी हैं, राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, और इस वक्त हमारे साथ हमारे शो में मौजूद है। तो कैरन को वेलकम करते शो में और उनसे पूछते कि एक्सपीरियंस उनका कैसा रहा। हेलो कैरन, हाउ आर यू? थैंक्स फॉर कमिंग टू माई शो। Thank you so much for having me. I'm very good, thank you. Okay, you know, how did you find Karachi people, and how was your experience staying here? I find the people in Karachi so nice. Huh. Yeah, people are so welcoming. This is my second time here, and I really enjoy it. Acha, you really enjoyed here. Okay, we will talk about World Culture Festival now. So, what inspired you to come here and perform here? And you know, what do you think? That's going great, that's going amazing. So many people are here collaborating each other and showing their culture and, you know, showing their talent, festivity and amazing happiness all around. Yeah, no, I think the World Culture Festival is an amazing place where people gather together. And for me, what I'm interested in is culture collaboration and how we can learn from each other rather than judging each other. And this festival brings in people from all over the world. Yesterday I performed a show that I made together with a Malaysian actor who I studied together with in theatre school. And Okay. it's a really, you know, we can learn so much instead of being scared of each other. हाँ, ये शी सेइंग कि एक दूसरे से जो है वो डरने के बजाय एक दूसरे से ना सीखना बड़ा ज़रूरी है, और ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि वी लर्न ईच अदर, क्योंकि हम एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे के कल्चर के बारे में बात करते हैं और यही बात मैं आपसे हमेशा कर रही हूँ कि जो हमारे यहाँ वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल है, दैट्स अमेजिंग थिंग टू लर्न ईच अदर्स कल्चर सिस्टम एंड यू नो कि किस तरीके से दूसरे लोग जो है वो परफॉर्म करते हैं। अच्छा, yesterday you performed in World Culture Festival? Yes. What was your performance and what was the reaction of that audience and people around? Yeah, so it's a show called Didn't Know That About You. And in the show we are playing Greek gods who invites to a house party. Okay. And the show is about power abuse and how much, like what can you do if you have high social power? Yeah. And That's really great idea. Yes. yeah, yes, and yes. it's a yeah, it's Different thought. Such a different thought. Yeah. yeah, and it and we do things in the audience where the audience have to, you know, think and where they get to reflect. And the beauty with theater is that you can do things that make people, you know, have a experience together. Yes. So what was the reaction of the audience and what people told you about that performance? That you know. The reaction after the show was really good. Okay. I was speaking with people for more than an hour, where people were coming up and sharing their personal stories. Because me and Bella Rahim, she's from Malaysia, we are sharing some of our challenges that we had in our lives. And for me, the theater is a way to start a conversation. And we shared some of ours in this, you know, the power dynamic challenges that we have, and how the pressure of making a good mood is more important than our own boundaries, you know. So the audience reacted really well. Right. I would say in the show we are confronting them and then we are gathering them together. That's really good. Acha, Karen, tell me about the people of Karachi and the food of Karachi. Did you go for shopping, and what have you done whenever you are staying here? I have been mainly at the Art Council because I've been here for work. So my reference point is the people at the Art Council. Okay. But they are really, really nice. Okay. Yeah. Okay. So you didn't shop here?
No, yeah, I bought some stuff at the local market. Okay. And last year when I was here, I bought 2 saris. You went to local market. Yes, and I bought some saris. ओके Yeah. ओके कैरन कह रही है कि उन्होंने जो है यहाँ से साड़ियाँ खरीदी हैं और डेफिनेटली जब साड़ियाँ खरीदी हैं यू लाइक साड़ी यू लाइक टू वेयर Yeah. साड़ी ओके Yeah, they're really nice. दैट्स रियली भाई देखिए हमारा जो कल्चर है ना वो किस तरीके से प्रमोट होता है कि यहाँ पर लोकल मार्केट में गए इन्होंने वहाँ से जाके साड़ी ली अभी इनसे पूछते हैं कि मज़ीद जो है इनकी क्या एक्टिविटीज़ हैं अच्छा हाउ लॉन्ग यू आर स्टेइंग हियर I have been there for 2.5 weeks. Okay. And tomorrow I'm going to India. tomorrow you're going to India why stay here more Yeah. we I will would miss your love performance Yeah, I would love to say more. But I'm going for a 1-month tour in India, playing the show I did yesterday and my solo show Dream Girl. Okay. Acha, Karen, tell us something about the culture of Norway and the collaboration. How did you find it? And as international artist, what do you think about World Culture Festival in Pakistan, especially in Karachi? What's your remarks? Yeah, so first in Norway we are more shy than what you are here in Pakistan. Okay. We are only 5 million people. Okay. We are very few people. Oh. And I think, yeah, but people are very, in general, you know, Norwegians are like this or this or, but then when you it's also, in my family, there are so many different people. Okay. Right. You know, and it's, so it's, I find it there are hard. different people in the family, obviously, yes. Yeah, so Norwegians are like that, Pakistani like that. Actually, when you take away some of the borders, we are all quite similar. Right. And I think that is what also this festival is kind of showing, is that you are representing your country, but also you're representing you. And I think I learned so much, you know, by being here. It being a dance group from Congo that is absolutely amazing. And back in their city right now, it's war, and they come here and they show themselves who they are as humans. And I think that is the beauty of collaboration with different cultures, that it brings us together and we get to know you and not, you know, the situation, my idea of you. Right. Acha, you are also actress, you are also writer. So what do you write and what do you act in Norway? Tell us something about audience that what do you do in Norway? Yes, so I make my own shows and I write TV series and films. That's really great. Yeah, sorry. And they all are around topics that is relevant for society, like social issues. Social issues, okay. And it could be like the power abuse that we had a show about yesterday. I have a show that I did last week that's called Dream Girl, about how I followed Syrian refugees across Europe and how I was differently treated when I was blonde compared to when I had the hijab on. And so a lot of the things I'm doing is around this topic, but how can you use comedy to tell about tragic things? Because the world is so, and it's, but it's also very, you know, you can be very sad about the serious things, but human beings in general, we are very funny. Yeah, बिल्कुल in general everyone is so funny, everyone is so nice and और कैरन जो है वो कह रही है कि भाई इन्होंने इन तमाम टॉपिक्स पर सोशल इश्यूज़ पर स्पेशली ख़वातीन से रिलेटेड जो है बहुत ज़्यादा काम किया है कैरन थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू आवर शो wish you best of luck for your future and for your upcoming projects thanks a lot for coming so जनाब अभी यहाँ वक्त तो एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर करेंगे आपके साथ में ढेर सारी बातें वेलकम बैक तो जनाब खुशामदीद उस सेगमेंट में जो मेरा आपका हम सबका फेवरेट है क्योंकि इसमें इस सेगमेंट में हम आपकी बात करते हैं मेरी बात करते हैं और हम सबकी बात करते हैं और इन जनरल उन घरों की बात करते हैं जहाँ पर बहुत सारे मसले होते हैं अब आपका घर हो मेरा घर हो हम सबका घर हो एक ही जैसा होता है एक ही जैसे प्रॉब्लम्स होते हैं एक ही जैसे मसाइल होते हैं कहीं गोश्त नहीं गल रहा कहीं लाइट नहीं आ रही कहीं कोई और प्रॉब्लम है कहीं गैस नहीं है चाहे हम कराची में कहीं भी रहते हों लेकिन यकीन करें मसाइल सबके एक जैसे ही होते हैं चाहे लोग
कितने भी अमीर हो, कितने भी गरीब हो, लेकिन मसले मसाइल ना सेम ही रहते हैं। क्योंकि जब ख़वातीन किचन में जाती हैं ना, तो खाना पकाने के लिए उनको अच्छी रेसिपीज़ चाहिए होती हैं। अब वो कहीं भी पका रही हूँ खाना, छोटे किचन में खाना पका रही हूँ, कच्चे किचन में खाना पका रही हूँ, पक्के किचन में खाना पका रही हूँ, अमेरिकन किचन में खाना पका रही हूँ या इटालियन किचन में खाना पका रही हूँ, रेसिपी तो चाहिए होती है। इसीलिए तो आप सिटी एट 10 देखते हैं। तो जल्दी से आपके साथ में रेसिपी जो है वो शेयर करते हैं, और ये है बोनलेस चिकन के हवाले से। और ये रेसिपी जो मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ ना, ये बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी है। तो आपने करना क्या है, आपने ये करना है कि आपने बोनलेस चिकन आधा किलो लेना है, लहसुन अदरक पेस्ट 1 चाय का चम्मच लेना है, मस्टर्ड पेस्ट आधा चाय का चम्मच लेना है, लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच लेना है, नमक आधा चाय का चम्मच, सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चम्मच, अजीनोमोटो 2 चाय के चम्मच, सोया सॉस 2 चाय के चम्मच, सिरका 2 चाय का चम्मच, चीनी आधा चाय का चम्मच, चपके तेल 2 चाय का चम्मच, प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च क्यूब्स में 2-2 अदद। और फिर आपने इसको अपने हस्बे ज़रूरत जो है बहुत सारी चीज़ें आप ले लेते हैं। तो पहले ये सुन लें कि हमारे पास जो है वो क्या क्या होना चाहिए। बोनलेस चिकन, लहसुन अदरक का पेस्ट, मस्टर्ड पेस्ट, लाल मिर्च, नमक, फिर चाय का नमक आधा चाय का चम्मच, सफ़ेद मिर्च, अजीनोमोटो, सोया सॉस, सिरका, चीनी, और फिर इसके अलावा तेल, प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च। इस तरीके से ये इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए। अब करना क्या है, करना यह है कि तमाम मसाले चिकन पर लगाकर 30 मिनट के लिए रख दें। सब्जियां भी उसी मैरिनेशन में मिला दें। अच्छा, अब आपने इसी तरतीब से प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च और चिकन लगाया। फिर उसके बाद तेल का 1 चाय का चम्मच गरम करके शाशलिक को फ्राई कर लें। चलिए जनाब, तो ये मज़ेदार जो है आपकी रेसिपी तैयार हो जाएगी शाशलिक के साथ। ये ज़रूर जो है वो आप घर में ट्राई करें और ज़रूर बनाएं। ये बड़ा मज़ेदार जो है वो आपका बोनलेस शाशलिक जो है वो बनेगा, और डेफिनेटली आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात कर लेते हैं कि अगर आपके कान में दर्द हो तो क्या करना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी कान में वैक्स होगा या कान में कोई प्रॉब्लम होगी तो आप उसको साफ़ कर लें। कॉटन बड से वो करते रहते हैं अपने कानों की सफाइयाँ, और उस वजह से इतना होता है कि वो पर्दा भी डैमेज कर लेते हैं। लेकिन अगर आपके कान में दर्द है तो डेफिनेटली घर की रेमेडी से ठीक नहीं होता, तो डॉक्टर को दिखाएं, वरना हमारी वाली रेमेडी करें और फिर ज़रूर हमें बताएं कि आपके कान का दर्द ठीक हुआ या नहीं हुआ। तो जनाब, अगर आपके कान में दर्द हो तो आपने करना यह है कि मूली का रस और तिलों का तेल बराबर मिकदार में मिलाकर हल्की आंच पर आपने जो है वो पकाना है। अब जब ये रस जो है वो जल जाए और सिर्फ तेल रह जाए तो इसको छानकर आपने महफूज कर लेना है। उसके बाद आपने इस्तेमाल से पहले तेल को नीम गरम करना है और दिन में 3 बार 3-3 ड्रॉप्स जो हैं वो कान में डालने हैं, और चंद दिन में जो है वो आपको लगेगा कि आपकी कानों में जो है वो बेहतरी, दर्द जो है वो आपका बेहतर हो गया है। तो एक दफ़ा फिर से गौर से सुन लें कि मूली का रस, तिलों का तेल आपने इक्वली मिलाना है, हल्की आंच पर पकाना है। जब ये रस जो है वो जल जाए, सिर्फ तेल रह जाए, तो आपने उसको छानकर महफूज करना है। फिर इस्तेमाल से पहले, यूज़ करने से पहले तेल को नीम गरम करें और दिन में 3-3 बार जो है वो 3 ड्रॉप्स कान में डालें। कान का दर्द जो है उसमें बहुत ज़्यादा आपके फ़र्क पड़ जाएगा। अच्छा जी, अब एक और जो है वो न्यूज़ मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ, एंड इट्स अबाउट हंगरी प्लेयर। हंगरी के ये खिलाड़ी हैं भाई, तो हंगरी के खिलाड़ी का 134 घंटे तक रक्स। अब ये जो वीडियो है इनकी, वीडियो खेल का नया आलमी रिकॉर्ड जो इन्होंने बना डाला। अब ये सिचुएशन क्या है, सिचुएशन कुछ इस तरीके से है कि हंगरी के 34 साल खिलाड़ी जो हैं सिबॉल्स, जिन्हें गेमिंग की दुनिया में DDR कहा जाता है, यानी DDR नामी रक्स इनकलाब नामी वीडियो खेल को मुसलसल 134 घंटे खेलकर सबसे तवील वीडियो खेल का सेशन नया आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। इस रक्स मैराथन के दौरान उन्होंने 3000 से ज़्यादा गानों पर रक्स किया और तकरीबन 22,000 जो है वो ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो 22,000 उन्होंने ये सारी जितने भी स्टंट्स किए वो सारे किए। अच्छा, इसके अलावा रिपोर्ट के मुताबिक उनकी ये कामयाबी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में बाकायदा तौर पर तस्लीम की है। अच्छा, उन्होंने बताया कि इस चैलेंज के लिए उन्होंने 6 माह तक तैयारी की, जिसमें ख़ास तौर पर टांगों में और उनका जो ओवरऑल उनकी वर्जिश थी, लेग जॉइंट्स की और सारा कुछ जो उनकी वर्जिश थी वो और मखसूस उनकी खुराक शामिल थी, और उन्होंने इस तजर्बे को मुश्किल मगर खुशगवार करार दिया है। इन शॉर्ट जो कंक्लूजन ये है कि इन्होंने बहुत सारे गानों पर रक्स किया और डेफिनेटली 34 घंटे तक इन्होंने रक्स किया, इसलिए जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में इनका नाम शामिल हो गया है। और ये अमेजिंग कारनामा इन्होंने अपनी फिटनेस के बायस किया, अपनी जहानत के बायस किया। चले जी, अब आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि फ़ैशन की दुनिया में क्या हो रहा है। और फ़ैशन की दुनिया में हमारी जो एक्ट्रेस है मायरा खान, वो आए रोज़ जो है वो ख़बरों में होती हैं, आए रोज़ जो है वो मंजर आम पर आती रहती हैं। तो मायरा खान क्या कर रही हैं ये आपको दिखाते हैं।
वेलकम बैक। तो भाई आज बात करेंगे हम मेंटल हेल्थ के हवाले से, फिटनेस के हवाले से, योगा के हवाले से। लोगों को फिट रहने के लिए, ख़वातीन को फिट रहने के लिए मेंटल हेल्थ की बड़ी ज़रूरत है। अगर आप मेंटली फिट होंगे तो आप अपने लिए कुछ अच्छा सोच सकते हैं, आप अपने लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, आप कोई डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन जब आप मेंटली फिट नहीं हैं तो डेफिनेटली फिर आपकी जो फिज़िकल फिटनेस है वो भी समहाउ कहीं ना कहीं सफ़र करती है। तो मेंटली फ़िट किस तरह हुआ जाता है और मेंटली फ़िट रहने के लिए, फ़िज़िकली फ़िट रहने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? क्या ये बहुत आसान बातें होती हैं, ये बहुत माइनर बातें होती हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, हमें बस कुछ चीज़ें ठीक करनी होती हैं, या इसके लिए बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगानी पड़ती है? इस पर बात करने के लिए फ़ातिमा उमर हमारे साथ मौजूद हैं। योगा एक्सपर्ट भी हैं, मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट भी हैं, इसके अलावा फाउंडर हैं बेफिट विद फ़ाकी। उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसी हैं फ़ातिमा आप? ठीक है? वालेकुम अस्सलाम, आई एम डूइंग ग्रेट। आप कैसे हो? आई एम फ़ाइन। अच्छा फ़ातिमा, ये बताएं कि ख़वातीन को मेंटली फ़िट रहने के लिए, फ़िज़िकली फ़िट रहने के लिए क्या वाकई बड़ी मेहनत करनी पड़ती है? क्या वाकई बहुत बड़ा काम है ये, जो लोग इसको इतना हवा बना लेते हैं कि ये पता नहीं क्या ऐसी चीज़ है कि जी मेंटल फ़िटनेस, फ़िज़िकल फ़िटनेस, ये तो आप अपने रूटीन से भी मैनेज कर सकते हैं ना? Yeah, that's true. But when it comes to the female, especially whatever age group we are talking about, हम सबको पता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हमें पता है कि हमें खाना अच्छे से खाना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, दिमाग पे ज़्यादा चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए, एक्स्ट्रा नहीं करना चाहिए। लेकिन हम सब ये सारी चीज़ें इग्नोर करते हैं और अपना ध्यान नहीं रखते और फिर छोटी छोटी XYZ चीज़ों की वजह से परेशान हुए रहते हैं। चाहे वो डाइट हो, अगर हम अपनी प्रॉपर डाइट ले लें तो शायद हमें बहुत सारे सप्लीमेंट्स की ज़रूरत ना पड़े। अगर हम अच्छे से अपना स्किन का ख्याल रखें डाइट के थ्रू, एक्सरसाइज के थ्रू, इवन सिंपल फेशियल योगा के थ्रू, या फिर आपका वाटर इनटेक अच्छा हो, तो ये भी हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा स्किन केयर के प्रोडक्ट्स भी ना यूज़ करने पड़े। तो ये वाली सारी चीज़ें हैं, थोड़ा थोड़ा ख्याल रखें, वेदर इट्स फिजिकल, व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट फिजिकल वेलनेस, mental wellness, or along with the mental health, emotional health, तो it is very easy। बट मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें थोड़ा सा अपना एक्स्ट्रा ख्याल करना पड़ता है। जैसे आपने मेरी टैगलाइन देखी, बी फिट विद फार, लव योरसेल्फ, तो सबसे पहले अपने आप से प्यार करना ज़रूरी है। लव योरसेल्फ फर्स्ट, यस। तब जाके दुनिया जो है वो आपको एक्नॉलेज करती है, तब जाके दुनिया को भी पता चलता है अच्छा ठीक है भाई, ये अपना भी ख्याल रखते तो दूसरों का भी ख्याल रख ही सकते हैं। अच्छा ये बताएं कि योगा जो है वो स्पेशली हमारे यहाँ मतलब पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अब लोग करते हैं, ख़वातीन जो हैं इस तरफ आ रही हैं, लेकिन बहुत सारी ख़वातीन ये कहती हैं कि नहीं भाई हमसे नहीं होता, ये बड़ी मुश्किल सी रूटीन है, इसमें बड़ी टफ एक्सरसाइजेज होती हैं। तो थोड़ा सा एलेबोरेट करें कि व्हाट इज़ योगा एक्चुअली? ओके, सो व्हेन इट कम्स टू योगा, तो योगा जो हमें सोशल मीडिया पे नज़र आ रहा है वो योगा है, बट योगा इज़ नॉट ओनली द थिंग्स जो कि आपको पोस्चर्स दिखाए जा रहे हैं, जो अलाइनमेंट्स दिखाई जा रही हैं, या जो हेड स्टैंड और हैंड स्टैंड दिखाए जा रहे हैं, जो पोज दिखाए जा रहे हैं, जो लिजर्ड पोज दिखाए जा रहे हैं, इतने मुश्किल जो है ना उसके अंदर ट्रिक्स हैं, इतने मुश्किल पोज हैं, वो इंसान मतलब सोच करने से पहले ये सोचता है कि ये मैंने करना है तो मेरे से सारे जॉइंट्स हिल जाने हैं, ये मैं कैसे कर सकती हूँ। लेकिन लोग करते हैं, लेकिन वो शायद बहुत यूज्ड टू होते हैं या बहुत पहले से उन्होंने इसकी कोई प्रैक्टिस कर रखी होती है। ये कैसे होता है मुमकिन? अच्छा देखिए, मैं आपको एक बहुत सिंपल सी इजी एग्जांपल देती हूँ। जब हम कोई बात कर रहे होते हैं, जब हम कोई ड्रामा देखते हैं तो हमें कितना परफेक्ट नज़र आ रहा होता है, बट व्हेन इट कम्स टू दैट ड्रामा उससे पहले कितने रीटेक्स होते हैं, नन ऑफ अस नोज दैट, बिल्कुल राइट? तो सिमिलरली हो सकता है वो 100 क्लिक्स लेने के बाद जो परफेक्ट पोस्चर है वो दिखा रहे हो। हाँ, ये बिल्कुल इसके ऊपर मैं एग्री करती हूँ। आई एग्री कि सोशल मीडिया पर आप जो रील्स देखते हैं एक्ट्रेस की, मॉडल्स की या इन्फ्लुएंसर्स की, हो सकता है कि वो बहुत दफ़ा उन्होंने प्रैक्टिस की और उसके बाद जाके उन्होंने वो आपको जो अपना फाइनल जो है ना वो लुक दिखाया हो, फाइनल दिखाया हो कि जी ये हमारी टिप है, ये हमारी ट्रिक्स हैं योगा करने की। मगर आसान योगा कैसे किया जा सकता है ये बताएं बस। अब आम ख़वातीन की ज़बान में, आम लोगों की ज़बान में हम आसान योगा कैसे कर सकते हैं? ओके, देखें, लेट्स सपोज अगर मैं अपनी और आपकी बात करूं, हम सिंपल क्रॉस लेग्स के साथ ज़मीन पे बैठते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो योगा ये नहीं है कि हम योगा करेंगे तो ही योगा होगा। योगा इज़ इन आवर लाइफ, इन आवर डेली लाइफ। लेट्स सपोज हम क्रॉस लेग्स के साथ बैठे हैं, दैट इज कॉल्ड द सुखासन। हम सिटिंग पोज में बैठे हैं और हमने अपनी टांगे सिर्फ स्ट्रेट कर ली, दैट इज कॉल्ड द तडासन। आप स्टैंड खड़े हो गए और आपने अपने दोनों हाथ हवा में करके ऐसे ऊपर कर लिए, सो दैट्स कॉल्ड द माउंटेन पोज। ठीक है, तो मतलब ऐसे नहीं है। और इवन दिस मोस्ट सिंपल, हम सबका फेवरेट पोज इज अ स्लीपिंग पोज, लाइंग डाउन पोजीशन, दैट इज कॉल्ड द शवासन। ओके,
राइट तो ये तो इट्स सो इजी, ये तो आप अपनी वही मैंने कहा ना कि हम अपनी रूटीन में से ही जो है ना ये चीज़ें पिक कर सकते हैं, और थोड़ा सा अगर हम थोड़ा सा ट्यून करें अपनी ज़िंदगी को, थोड़ा सा हम जो है वो मॉडिफाई कर लें तो हम बहुत बेहतरी की तरफ आ सकते हैं। तो अच्छा, अगर ये योगा ख़वातीन करना स्टार्ट करें तो उनको सुबह उठ के कब क्या करना चाहिए, उनकी रूटीन के हवाले से थोड़ा सा बताएं। Okay, जैसे let's suppose if I'm talking about a normal housewife, and a normal housewife, it doesn't mean that I'm just saying that they are not working, so I'm disrespecting them. Definitely not. Yes. They are doing a great job at their houses as well. तो सबसे पहले तो अगर उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल भेज दिया और सारी चीज़ें कर ली अर्ली इन द मॉर्निंग, एंड दे कैन जस्ट अपना मैट बिछाएं। आई एम सो सॉरी अबाउट द इंग्लिश, वो बार बार आ रही है। नो इश्यूज। सो आप सिंपल अपना मैट बिछाएं, आप ब्रिस्क वॉकिंग से स्टार्ट करें। अच्छा, सिंपल वॉक करने से स्टार्ट करें। थोड़ा सा अपने वेस्ट के ऊपर हाथ रखें, थोड़ा हाई नी वॉक कर लें, थोड़ा क्रॉस हाई नी वॉक कर लें। किसी को सपोर्ट चाहिए तो वो वॉल का सहारा लेके कर ले, स्क्वाट्स कर ले। ये सारी बेसिक एक्सरसाइजेस हैं। इवन व्हेन इट कम्स टू द फीमेल बॉडी, तो आपको 35 के बाद 30 के बाद कुछ जॉइंट्स पेन स्टार्ट हो जाते हैं, कुछ ऐसे इश्यूज होने लगते हैं बॉडी में जिसकी वजह से आप प्रॉपर मूवमेंट्स नहीं कर पा रहे होते हैं। हाँ। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोई इशू है तो आप बिल्कुल सेडेंटरी लाइफ स्टाइल गुजारो, आप बैठ जाओ। यू कैन डू कंटिन्यू विद चेयर योगा, जिसके अंदर आपके पास बहुत सारे ऐसे मूव्स होते हैं जो आपको बर्न भी फील कराते हैं आपके टारगेट जॉइंट पे, टारगेट एरिया पे। एंड इवन विद ओनली चेयर योगा आप अपनी बॉडी को अच्छे से टोन्ड एंड मेंटेन रख सकते हैं। एंड वी हैव अ लॉट मेनी क्लाइंट्स फॉर दैट एज वेल, जिनकी एज जो है वो 60 प्लस है, बट दे आर डूइंग चेयर योगा विद अस। दैट्स रियली ग्रेट। या दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सेल्फ लव। एंड चलिए ठीक है, ये तो आपने योगा बताया, मतलब हमें बताया फातिमा ने कि भाई ये जो योगा है ये स्मॉल स्टेप्स आप अपने घर में भी कर सकते हैं। इसके अलावा मेंटल जो हेल्थ है, मेंटल हेल्थ के लिए ख़वातीन को क्या करना चाहिए? अब जब मैं भी फातिमा शो पे अपने मेंटल हेल्थ की बात करती हूँ तो मुझे बहुत सारे लोग जो है इस हवाले से बात कर रहे थे कि भाई क्या मूवी देख लेनी चाहिए, क्या दोस्तों के साथ बाहर चले जाना चाहिए, क्या ऐसा करना चाहिए कि भाई हम मेंटली फिट रहें। अब मसला ये तो टेम्परेरी कॉजेज़ है ना, जस्ट लाइक आप थोड़ी देर के लिए बाहर गए, थोड़ी देर के लिए फिर आप वापस आ गए, थोड़ी देर के लिए आपका जो है मूड ठीक हुआ, लेकिन अगेन फिर उसके बाद आप उसी सिचुएशन में हैं, उसी डगर पे चल रहे हैं। तो परमानेंटली अपनी मेंटल हेल्थ को बेहतर करने के लिए क्या करना चाहिए? एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ आपको, and that story is my story. So I was doing good in my life, and suddenly मेरी लाइफ में U-turn आया, और जब डॉक्टर्स ने मेरे पेरेंट्स को कहा कि ये वेंट पे जा रही हैं, ये कोमा में चली गई, हम इनको वेंटिलेटर पे डाल रहे हैं। Oh God. Yes. When I woke up, my eyes in ICU, and then doctor told me कि you are type 1 diabetic, अब आपको थ्रू आउट द लाइफ इंसुलिन इंजेक्ट करनी पड़ेगी अपनी बॉडी के अंदर, बिकॉज हमें पता है जो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है उसके अंदर इंसुलिन बॉडी में नहीं बनती है। And then I was like, okay, I accept that. But when I want to move myself, I realized I'm unable to move my left leg. It was bended completely. Knee के पीछे कुछ issue हुए थे. That's why I was like unable to move. I went on wheelchair. So ventilator, ICU and wheelchair. And एकदम से आप बेड रिडन हो जाओ, आप पढ़ रहे हो, पढ़ा रहे हो, और आप बिल्कुल आपकी दुनिया बंद हो जाती है, ऐसा लगता है दुनिया बंद हो जाती है। The whole world stops for you. So you won't believe that at that time my highest weight of my body was 70 kg. तो मैं आपको जितनी नजर आ रही हूँ उसकी डबल ट्रिपल थी। अच्छा, राइट। एंड एट दैट टाइम आई रियलाइज माई सेल्फ कि व्हेन आई वाज लुकिंग एट माई सेल्फ इन द मिरर, मुझे मज़ा नहीं आता था, दिस इज़ नॉट मी। एंड देन आई रियलाइज कि नहीं, मुझे ना अपने लिए कुछ करना है। एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई बॉडी। और हमें पता है जब भी हमारे साथ थोड़ा सा भी कुछ होता है, हम मेंटली पूरा हमारा मोराल डाउन हो जाता है। तो देन आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट मेंटल हेल्थ। और फिर जब मैंने खुद पे काम किया, मुझे कम्युनिटी में काम करना था, देन आई स्टार्टेड स्टडिंग दैट प्रॉपरली। नाउ अल्हम्दुलिल्लाह आई एम US इंटरनेशनल सर्टिफाइड एंड रजिस्टर्ड योगा एंड मेंटल हेल्थ थेरेपिस्ट। आई स्पेशलाइज इन मेंटल वेलनेस एंड वेलबींग। स्टोरी इसलिए सुनाई है कि मेंटल हेल्थ का पता जब चला जब पूरी ख़राब हो गई थी, वहाँ पे जाके वापस आए लाइफ में, अपने ऊपर काम करना शुरू किया। 3 स्टेप्स मैंने सीखे हैं। नंबर 1 इज़ दैट बी ग्रेटफुल फॉर वट एवर यू हैव। यस। तो सबसे बड़ी एक चीज़ है ग्रेटिट्यूड। जो आपके पास है आप उसका शुक्र अदा करो, बिकॉज अगले के पास अगर आपसे कोई चीज़ ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं उसके पास आपसे कुछ ना कुछ कम होगा। अल्लाह ताला कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बैलेंस कर लेते हैं। वो बैलेंस है। सेकंड चीज़ दैट के
एक चेकलिस्ट बनाएं हाँ। कि लेट्स सपोज किसी ने मुझे कुछ कहा, हाँ। तो वो अगला बंदा आपको कुछ कह के जम जाके बॉडी बना रहा है, आप उसके टेंशन में बैठे हुए हो और आपकी बॉडी कॉर्टिसोल रिलीज कर रही है, ठीक है। सो ये आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तो सेकेंड रूल इज़ दैट कि अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ या कोई पर्टिकुलर थॉट आपको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर रहा, रिलेशनशिप में सपोर्ट नहीं कर रहा, आपके एकेडमिक करियर में सपोर्ट नहीं कर रहा, तो आपको वो सोचने की ज़रूरत नहीं है। सही। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माई मोस्ट फेवरेट वन, when you starting loving yourself extra, so you are caring yourself. ऑब्वियसली बिल्कुल, जो 3 रूल्स फातिमा ने बताया ना, ये बड़े ज़बरदस्त रूल है कि एक तो आप ये परवाही ना करें कि कोई आपके बारे में क्या कह रहा है या आपको कोई दुख दे रहा है, तो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। और सेकेंडली ये कि आप अपने ऊपर जो है ना, अपने ऊपर इन्वेस्ट करें अपना टाइम, मी टाइम, जिसके बारे में मैं हमेशा से बात करती हूँ कि योर मी टाइम इज़ सो इम्पॉर्टेंट। तो अपने लिए मी टाइम निकालें, तो आपकी ज़िंदगी में ये जो बहुत सारे मसाइल हैं ना, ये ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि जब आप अपने लिए वक्त निकालेंगे तो आप अपनी खामियों को दूर करेंगे, लेकिन आप जब दूसरों के लिए वक्त निकालेंगे तो ना आपकी खामी दूर होगी और ना दूसरों पे कोई असर पड़ेगा। चलिए जी, बहुत शुक्रिया फातिमा, आप हमारे शो पर आई। शो में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर करेंगे फैशन से रिलेटेड बातें, कौन सी शर्ट्स इन है, कौन सी डिज़ाइन इन है, ये जानेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो भाई अब कुछ बात कर लेते हैं फैशन की। और ये जो सीज़न है, ये पूरा फैशन सीज़न कहलाता है, क्योंकि इवेंट्स हैं, शादियां हैं और बहुत सारी ऐसी तकरीबात होती हैं नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फ़ेब तक कि लोग बहुत ज़्यादा कपड़े बनाते हैं। लेकिन इस सीज़न में अभी कौन से ड्रेसेस जो है वो इन है, किस तरह का काम जो है वो इन है, और लोग कैसे कपड़े जो है वो शादियों में, इवेंट्स पे या फिर पार्टीज़ में जाना पसंद करते हैं पहन के, तो इस पर बात करने के लिए नौशीन वामिक हमारे साथ हैं। बड़ी ज़बरदस्त डिज़ाइनर है, इनकी ड्रेसेस भी मैंने देखे तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि भाई पाकिस्तान में इतना टैलेंट मौजूद है, हमारे डिज़ाइनर इतना अच्छा काम भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। नौशीन कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। नौशीन ये बताएं, क्या कुछ अभी बनाया है आपने, क्या कुछ है, क्या डिमांड है आजकल? एक्चुअली सबा, अभी तो आपको पता है कराची में तो एज सच हमारे यहाँ इतनी कोई सर्दी नहीं होती है, ठंड नहीं होती, बट ऑब्वियसली कि फ़ैशन है तो फ़ैशन भी करना है सबको। हाँ, बिल्कुल। तो ये कि हमने अभी कुछ अपनी वेलवेट इंशाल्लाह लॉन्च कर रहे हैं, विद इन 2 to 3 डेज़ हमारी लाइव हो जाएगी वेबसाइट पे। बट ये कि हमने अभी आपके शो के लिए स्पेशली हम अपनी कलेक्शन लेकर आए हैं, बिकॉज हम चाह रहे थे कि जो आपके व्यूअर्स हैं उनको भी इस तरह में पता चले कि क्या चीज़ें हाँ इन है और क्या क्या डिज़ाइन जो हैं वो बन रहे हैं। तो मैं चाहूँगी कि ज़रूर आप बताएं। अच्छा, मेरे पास ना ये अभी वेलवेट का बड़ा ज़बरदस्त सा ड्रेस रखा हुआ है नौशीन का, तो मैं चाहूँगी अली थोड़ा सा आप इसको डिस्प्ले करें और ज़रा आप व्यूअर्स को दिखाएं कि भाई ये जो है, ये देखिए, ये वेलवेट का है और ये बड़ा ज़बरदस्त काम है। नौशीन, आप बताती जाएंगी कि भाई इसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो आपने बनाई हुई हैं। ये दुपट्टा बड़ा प्यारा है। जी जी सबा, एक्चुअली हमारा जो वर्क है ना वो मोस्टली हैंडवर्क होता है। हैंडवर्क, हाँ सही। हम थोड़ा मशीन पे भी करते हैं, बट हम थोड़ा सा लिमिटेड काम करते हैं। हमारा जो है ना काम थोड़ा सा डिसेंट, सोबर, हाँ, एलिगेंस, टू हैवी नहीं होता। ऐसा होता है कि अगर आप नॉर्मल अपने घर के शादी के अलावा भी कहीं चाहें तो आप उसको वेयर कर सकते हो, और अफोर्डेबल भी होता है, सबसे बड़ी बात। तो ये कि जैसे ये है, तो जरा इस तरह का है कि आप अगर बिल्कुल किसी अपने डिनर्स पे भी पहनना चाहें, एक्सेप्ट शादी, क्योंकि शादी तो आपको पता है नवंबर दिसंबर में होती है हमारे यहाँ कराची, पाकिस्तान, पूरे ओवरऑल पाकिस्तान में। बट ये कि कुछ कलर्स ऐसे होते हैं जो हर जगह नहीं पहन सकते। जैसे ये कलर है, पिंक कलर, आप ये आप निकाह में भी पहन सकते हैं। ये हमने ब्लेंडेड ऑम्ब्रे किया हुआ है। ये आजकल नया ट्रेंड चल रहा है, काफी अरसे से चल रहा है, बट अभी ज्यादा इन हो गया है। अच्छा अच्छा अच्छा, सही। तो ये अच्छा, ये 2 शेड में है और मेरे ख्याल में ये पार्टी वेयर, ये वलीमा या फिर ये आप निकाह में भी पहन सकते हैं या एंगेजमेंट में पहन सकते हैं। समटाइम्स होता है कि ब्राइड को भी थोड़ा लाइट रखना होता है, हाँ, ब्राइड चाह रही होती है कि हम थोड़ा सा लाइटर पहने ना, तो उस पे भी अच्छा लगता है। और ये कि डिफरेंट है। अच्छा, कुछ हमारे पास शीशा सिल्क हमारे पास बहुत चलता है। शीशा सिल्क बहुत इन हुआ है। ये जरा बताएं शीशा सिल्क के बारे में। इस पे भी हमने ये ऑम्ब्रे बनाया हुआ है, ये हमारा बेस्ट सेलर है, तो ये हम आपके लिए लेकर आते हैं। हमारा पुराना डिजाइन हो गया, बट स्टिल इसकी डिमांड बहुत है। डिमांड बहुत है। इसको हमने सिंपल सा ही रखा हुआ है, बहुत ज्यादा वो नहीं किया हुआ है, टू मच। इसका जैसे आप देखें, हमने सिर्फ दामन पे ये काम किया है, देन इसके साइड्स पे जो है ये अकॉर्डिंग टू साइजेस हमें अगर कोई क्लाइंट डिमांड करता है, हमारे पास एक्सेस से एक्सेल तक अवेलेबल होते हैं। सही। यानी कि सारे साइजेस जो नौशीन की कह रही है
कि इनके पास जो भी साइज़ है आपका वो अवेलेबल होगा और ये आपको देते हैं, क्योंकि बहुत सारे डिज़ाइनर ऐसे होते हैं नौशीन कि उनके पास जो है ना वो लिमिटेड साइज़ होता है। नहीं ऐसा नहीं है। हाँ। अगर सम टाइम होता है कि आउट ऑफ स्टॉक होता है तो हम उसको विद इन 15 डेज या सम टाइम शॉर्ट डेज भी होते हैं तो हम उसको 10 to 15 डेज का टाइम लेके कर देते हैं। और कमिटमेंट माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक पूरी ही चले जी, ये तो बड़ी अच्छी बात है। कमिटमेंट जो है ना हमारा नया डिजाइन ये अभी हमने लास्ट अपनी लॉन्च की। ये भी आजकल हमारा काफी इन हुआ हुआ है, काफी इस पे डिमांड आ रही है। मतलब ये ऐसा है कि नौशीन में देख रही हूँ ज्यादातर ड्रेसेस आपने ओमरे पे ही बनाए हुए हैं। नहीं ज्यादातर नहीं बनाए, कुछ हैं एक्चुअली वो आपके डिस्प्ले में मेरे ख्याल डिस्प्ले में ज्यादा हमारे पास जो आ रहे हैं वो सारे ओमरे वाले आ रहे हैं। अच्छा जी चलिए जी, हाँ पीछे जो ड्रेसेस हैं वो भी हैं। अच्छा ये एक पर्पल वाला भी दिखाएगा अली, ये वाला जो अभी है। हाँ अच्छा ये सबा एक्चुअली शलवार यू नो अभी भी ट्रेंड में है। अच्छा पता नहीं है इसके साथ अली इसकी प्लीज शलवार भी दिखाएगा। हाँ तो एक्चुअली शलवार को हमने थोड़ा इसको फोकस किया है, थोड़ा सा अपने पांचे पे काम किया है। ये थोड़ा से ढोलकी टाइप का या मायो टाइप का होता है। आजकल आपको पता है वो कलर से थोड़ा लोग आउट निकल गए हैं। जैसे कि पहले होता था कि येलो पहनना है, मेहंदी हल्दी कलर है तो वही पहनना है। तो अब ऐसा नहीं है, अब मेहंदी में या कुछ इसमें आपकी कलर थीम होती है। बट इसमें भी हम ऑप्शन दे दे के सम टाइम ये होता है कि कस्टमर के पास टाइम है और वो कस्टमाइज कराना चाह रहे हैं तो हम उसको उसके अकॉर्डिंग टू ड्रेस उसको डिजाइन करवा देते हैं। लाइक ये कलर हम किसी ग्रीन में भी बना सकते हैं, ब्लैक पे भी बना सकते हैं। सही, जो उनकी डिमांड होती है, जो हमें लगता है कि ये डिजाइन इस पे अच्छा लगेगा वो आप बना के देते हैं। तो इसकी जो ट्राउजर है ना वो बहुत जबरदस्त है। ये इसका काम जो है वो फोकस करके पूरा गोटा वर्क है। इसका बहुत ये गोटा वर्क जो पूरा हैंड वर्क है, इसमें कहीं पे भी आपको मशीन वर्क नहीं मिलेगा। अच्छा ये पूरा हैंड वर्क है, ये बहुत जबरदस्त है, ये बहुत अच्छा लग रहा है। और ना ये बड़ा फेस्टिव लुक देता है। जी जी ऐसे ही है। वो ढोलकी शोलकी पे अगर आप जाए ना तो बड़ा फेस्टिविटी वाला लुक देता है और बड़ा मजे, कलर भी बहुत जो है ना मजे का कलर है ये। अच्छा ये ये पर्पल और यानी ये क्या एग्जैक्टली कलर क्या कहलाता है? ये तो खैर पर्पल है। हाँ, राइट ये पर्पल कलर है। सही। अच्छा इसी में टोन्स आती हैं जैसे प्लम हो गया या प्लम थोड़ा हो गया, हाँ। डीप पर्पल हो गया, डीप पर्पल हो गया। डिफरेंट आपको पता है वेलवेट में भी इतने शेड्स आते हैं, कितने शेड्स उठाएंगे हम, कितने बनाएंगे सही। तो जो हमें अपने हिसाब से अच्छा लगता है तो हम वो करते हैं। अली ये साइड सेट वाला भी दिखाइएगा। हाँ, ये एक हमने ये थोड़ा सा डिफरेंट कट इसमें रखा है। बेसिकली वेलवेट में काफी चीजें हमने बनाने की कोशिश की, बट टाइम शॉर्ट होता है तो ये हमने थोड़ा ऐसा रखा है कि लाइक जैसे ये गर्ल्स आजकल जैसे गर्लिश लुक हो ना, ज्यादा काम भी ना हो और ये थोड़ा सा आपको वेस्टर्न लुक भी देना, वेस्टर्न ईस्टर्न मिक्स कल्चरल लुक आ जाएगा। और ये कि इसमें काम इतना रखा हुआ है कि सामने आपका सिर्फ जस्ट दैट्स इट, उसके अलावा पूरा प्लेन है। बहुत हैवी भी नहीं है लेकिन बहुत हल्के भी नहीं है, इस तरह के इजी टू घर की शादियां हैं, सिस्टर्स वगैरह पहनती हैं, उनको थोड़ा ये होता है कि बहुत ज्यादा टू मच ना हो। हाँ बिल्कुल, तो उसके हिसाब से सही। तो ये हमने वैसे बनाए हैं और इसके साथ हमने ऑर्गेन्जा का दुपट्टा रखा ताकि लाइट वेयर हो, ताकि थोड़ा सा उसका फोकस जो है ना ड्रेस पे ज्यादा रहे। हाँ। वरना ये होता है ना समटाइम्स इट हैपेंस कि लोग बहुत अच्छा ड्रेस बनाते हैं लेकिन दुपट्टा वो पूरा हैवी इतना लेते हैं कि ड्रेस का काम जो है ना वो भी सारा छुप जाता है और दुपट्टा जो है वही नज़र आ रहा होता है। तो ड्रेस खरीद तो आपने लिया है लेकिन ड्रेस पहनने के लिए भी ना आपको थोड़ा सा डिज़ाइनर से पूछ लेना चाहिए कि भाई हम ये कैसे वेयर कर सकते हैं या कैसे हम इसको पहन सकते हैं। अच्छा नौशीन ये बताएं कि अब ये तो वेलवेट पे कलेक्शन आपने दिखाई, शीशा सिल्क पे भी आपने हमें कलेक्शन दिखाई और अली ने भी बहुत अच्छे तरीके से इसको डिस्प्ले किया। इसके अलावा अगर लोग आते हैं आपके पास कि भाई हमें ब्राइडल वेयर आपसे जो है ना वो डिज़ाइन करवाना है, हमें मेहंदी का ड्रेस चाहिए, ब्राइड कहती है आपको, तो किस तरह के ड्रेसेस हैं? मेहंदी में क्या कुछ पहना जा सकता है? अब तो जैसे गरारे हैं या साड़ियाँ वगैरह भी पहन रही हैं, बट एक परफेक्ट जो है ना परफेक्ट मेहंदी की जो दुल्हन होती है, जो ब्राइड होती है, हाँ एग्जैक्टली, हाँ वो क्या पहनती? देखिए टू बी ऑनेस्ट आजकल जो है ट्रेंड चल रहा है घाघरा चोली, जो चोली लहंगा भी कहते हैं, वो इंडियन स्टाइल में जो है। हाँ थोड़ा सा ये कि डिपेंड करता है कि वो ब्राइड कितना कवर करना चाह रही है, क्योंकि ओरिजिनली तो वो आपको पता है कि थोड़ा सा आपको सी थ्रू होता है। हाँ, सी थ्रू होता है। हमारा ज़ाहिर है कल्चर ऐसा है तो हमें दोनों तरह से ब्राइड को भी देखना पड़ता है कि उसको कितनी परमिशन है कि वो कितना पहन सकती है, कितना उसको कवर अप कर सकती है। तो वो ज़रा उसमें ये कि ब्राइड का लुक आता है प्रॉपर, उसमें आप दुपट्टा अच्छा सा रख लो, चोली नॉर्मल रख लो, कि आपको अगर थोड़ा सा आपको ऐसा रखना है कि आप वो आप अपनी फैमिली के हिसाब से रखते हैं कि जितना आप जिस तरह की ड्रेसिंग कर सकते हैं उस तरह की ड्रेसिंग करेंगे। जो है वो तो हम चेंज नहीं कर सकते, बट ये कि थोड़ा सा उसको हम कर देते हैं। अच्छा जो लोग नहीं घाघरा चोली पहनना पसंद करते उनको फिर आप क्या सजेस्ट करते हैं कि भाई आपने ये मेहंदी में जो है
अंगरखे बहुत अच्छे लगते हैं, अंगरखा कट आपको याद होगा, एक ज़माने में चूड़ीदार बहुत इन हुआ था, चूड़ीदार, हाँ, आजकल थोड़ा आउट है बट आ जाएगा दोबारा, क्योंकि आपको पता है अभी फैशन जो है फैशन वो ऐसा है कि आप बदल कुछ बदल के भी वापस आ रहा होता है, दोबारा शॉर्ट शर्ट भी पहन लें, लॉन्ग भी पहन लें, पहन अब तो लें। आपका ये वाला सीन चल रहा है जो पहने, जो आप जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो आपका फैशन होता अच्छा, है। गरारे बहुत हैं, ये कि निकाह में लोग कोशिश करते हैं कि निकाह में लोग गरारे बनवाएं। हाँ, मोस्टली आजकल जो ट्रेंड चल रहा है कि निकाह अलग हो गया है, रुखसती अलग हो गई है, जी बिल्कुल। एक आजकल शलीमा का आपने ट्रेंड शलीमा, सुना होगा, हाँ बिल्कुल। तो ये कि ब्राइड के पास बहुत ऑप्शन है, वो हर तरह का कट पहन सकती है। मगर नौशीन, आपकी अपनी पर्सनल चॉइस क्या होती है? कि मेरे पास क्लाइंट आया है, अब एक लड़की है जिसने कहा कि भाई मुझे मैंने आप पे छोड़ दिया और सारा कुछ, अब आपने मेरे कपड़े डिज़ाइन करने हैं, आपने मुझे बताना है। आपकी पर्सनल चॉइसेस क्या होती है कि आप लोगों को क्या प्रेफर करें? देखिए सबा, मैं यही कह रही हूँ ना कि अब उनके अकॉर्डिंग के उनके कितने ओकेजन्स हैं, उस पर उन्होंने क्या क्या डिज़ाइन, ज़ाहिर डिफरेंट डिज़ाइनर से अगर बनवा रहे हैं तो वो कौन कौन से डिज़ाइन बनवा रहे हैं। नहीं, इन जनरल आपको उन्होंने कहा है कि मेहंदी भी बना के दें, मायूं भी बना के दें, अपने वलीमे का भी ड्रेस बना के दें। मैं वैसे बताऊँ, मुझे गरारा पर्सनली बहुत पसंद है, जो शॉर्ट शर्ट्स के साथ होते हैं ना, जो ट्रेडिशनल लुक, ट्रेडिशनल गरारे होते हैं, खुले खुले खुले, वो हैवी से होते हैं, गोटे वगैरह लगे होते हैं। काम चाहे उसमें मिनिमल रखें, काम ज्यादा ना रखें, सही, बट ये कि थोड़ा सा गरारा बारात के लिए। नो आई एम टेलिंग अबाउट मेहंदी, सही, पर्सनली बता रही हूँ, मेहंदी अगर साथ है, सही, वैसे तो निकाह में सबसे बेस्ट है कि निकाह में पहने आप गरारा, और दूसरा ऑप्शन ये कि लहंगा, अगर आपको थोड़ा सा आप मॉडर्न उसमें जा रहे हैं तो लहंगा चोली, अगर थोड़ा सा ऊपर कवर करना है तो इट्स ओके, आप थोड़ी सी आप ब्लाउज बड़ा करवा दो, वो भी बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि गर्ल्स थोड़ी सी ज़ाहिर शादी हो रही होती है तो वैसे ही अपना पेट अंदर ही कर लेते हैं, पेट जो है उनका वैसे ही वो कम हो जाता है, करके जिम जा के उन्होंने, बड़ी पेटीट सी लड़कियां आ जाती हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है सही। और अगर अपनी चॉइस होती है तो लाइक उनको है कि नहीं, थोड़ा सा आपको पता है फैमिली बैकग्राउंड भी देखना पड़ता है, सही, तो गाउन्स भी आजकल बहुत गाउन से, बट वो मेहंदी में नहीं अच्छे लगते, नहीं वलीमे की, वलीमे के लिए वलीमे में बहुत प्यारे लगते हैं। अगर लेकिन मसला ये होता है नौशीन कि आप किस डिज़ाइनर के पास जा रहे हैं ना, दैट्स काउंट अ लॉट। अगर आप ऐसे डिज़ाइनर के पास गए जिसको खुद नहीं उतनी अच्छी फिटिंग्स आती, या होता है ना कि समटाइम्स आप खुद बहुत अच्छे होते हैं लेकिन आपको ड्रेस उतना अच्छा तैयार करके नहीं देते, और कुछ दफ़ा ऐसा होता है कि लोग उसको कैरी भी सही नहीं करते। सही, ऐसे ये बहुत दफ़ा होता है कि डिज़ाइनर और क्लाइंट का ना आपस में समटाइम्स ये होता है, लोगों को कैरी करने का तरीका नहीं आता। तो क्या लोगों को आप कैरी करने का तरीका भी बताती है कि भाई जब आपने ये बेयर करना है तो आपने इसको कैरी ऐसे करना है, मतलब ये नहीं है कि आपने बस गाउन पहन लिया, और उसकी थोड़ी सी बॉडी लैंग्वेज भी होती है, उसको थोड़ा सा इंसान खुद भी जो है ना वो अपने ड्रेस का ख्याल रखता है कि मैंने कैसे चलना है, कैसे बैठना है, ये चीज़ आप थोड़ा सा गाइड करती हैं? लेकिन सबा अभी जो ट्रेंड्स चल रहे हैं ना, अब माशाल्लाह टिकटॉक है, यहाँ जो भी है सारा सोशल मीडिया इतना इन है, अब लड़कियों को कुछ बताना नहीं पड़ता, बल्कि समटाइम्स वो हमें बता रही होती है कि मुझे ये वाला लुक चाहिए, हाँ, तो बट ये स्टिल हम गाइड कर लेते हैं। जैसे अगर कभी हमारे पास ट्रायल्स के लिए आती हैं ब्राइड, तो हम उनको बता देते हैं कि इस तरह दुपट्टा ना लो, इस तरह ले लो, और ये कि या आपने जो है वो अपना बॉडी पे साइज पे अगर वो थोड़ा सा उनको होता है कि नहीं इतना डीप पहनना है या इतना शॉर्ट करना है, तो वो हम उनको गाइड कर देते हैं कि ये पिक्चर्स में इस तरह आएगा, तो आप कंफर्टेबल हो तो ये पहन लो, अगर ये नहीं कर सकते तो ये पहन लो, तो हम उनको गाइड कर देते हैं। बट माशाल्लाह आजकल की, वही कह रही हूँ ना, ब्राइड्स माशाल्लाह समझदार हैं। भाई आजकल की ब्राइड्स जो हैं माशाल्लाह समझदार भी हैं, और जो ब्राइड्स की बहनें होती हैं ना, वो ब्राइड से ज़्यादा ब्राइड बनी होती हैं, मतलब वो अगर किसी की बहन की शादी हो रही है, भाई की शादी हो रही है, समझे बस दुल्हन और दूल्हा जो है ना वो साइड पे, सारा जो फोकस होता है ना वो बहनें अपने ऊपर कर रही होती है कि भाई हमें क्या पहनना है, हमें क्या करना है। मुझे लगता है कि ब्राइड की जो ब्यूटी होती है ना, वो चाहे वो सिंपल भी ड्रेस पहन के आ जाए ना, वो ब्राइड ही होती है, बिल्कुल, उसको कोई मतलब टफ टाइम नहीं दे सकता। नहीं, वो बहुत सारे ऐसे वीडियोस आते हैं ना जिसमें बहनें इतनी तैयार होती है, भाभियाँ इतनी तैयार होती है, लोग ढूंढ रहे होते हैं इसमें ब्राइड कौन है, इतनी सारी खड़ी हुई है, इसमें ब्राइड कौन है। तो यूनिकनेस रखना ना ये डिज़ाइनर का काम होता है कि वो ब्राइड के ड्रेस में क्या यूनिकनेस रखे, या वो ब्राइड के ड्रेस में जो है क्या ऐसी डिफरेंट चीज़ करे जो बाकी ड्रेसेस में उस टाइम पे ना हो। हाँ, जो ब्राइड आएगी वो खुद ही बता देती है कि मुझे इस तरह के कलर कॉम्बिनेशंस पे जाना है। अगर वो हम पर जैसे छोड़ दे, हाँ वही ना, बहुत सारे क्लाइंट्स छोड़ देते हैं कि नहीं आप हमें बता दें, तो हम उनको ये कहते हैं कि पहले हम एक सैंपल उसको अप्रूव करवाएंगे आपसे कि वेदर इट्स लुक्स गुड ऑन यू और नॉट, देन उसके बाद फिर हम उसको फर्दर उस पर काम करते हैं। तो ये कि हम कोशिश यही करते हैं कि ब्राइड को ब्राइड ही लगने दें। अगर उसका कोई कॉम्पिटिटर है तो फिर वो जाहिर है वो
हमारा अच्छा, कुछ सर्दियों नहीं में कर ना लोग सकते। वेलवेट की साड़ियाँ भी बहुत बहुत पहनते trend हैं, है वेलवेट के ब्लाउज, वेलवेट की साड़ियाँ। थोड़ा सा गाइड करें कि लोगों को जब लोग साड़ियाँ पहनते हैं या वेलवेट की साड़ियाँ पहनते हैं तो उनको किस तरह कैरी करना चाहिए? क्या उनको ब्लाउज भी वेलवेट के लेना चाहिए, या वेलवेट का ब्लाउज बनाया तो साड़ी जो है वो वेलवेट की नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि मिक्स मैच करके भी बिल्कुल पहनते ऐसा ही हैं? है। तो आप क्या किस तरह से डिज़ाइन करती हैं मुझे साड़ियाँ? अगर बोला जाए ना कि मेरे लिए वेलवेट पे आप डिज़ाइन कर दो साड़ी हाँ। या जो भी है, तो मैं ऑप्शन दूंगी कि आप या तो ब्लाउज वेलवेट का बनाएं या फिर आप साड़ी, क्योंकि ऑब्वियसली आप वाली बात हाँ। कि एक जैसा ना वो बहुत ऑड लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा नहीं मतलब लगता, पर्सनली हाँ। भी मुझे जो है वो लगेगा कि जैसे आपने पूरा कोई जो है ना थानी लपेट लिया है एक लिया, in तरीके से, other words, एग्जैक्टली, या। हाँ बिल्कुल। तो ये कि आप उस पर ऑप्शंस दे सकते हैं, कंट्रास्ट कर सकते हैं, जैसे वेलवेट का ब्लाउज के साथ कोई अच्छा सा शिफॉन या सिल्क की साड़ी कर सकते हैं, या अगर आप वेलवेट की साड़ी कर रहे हैं तो उस पर कुछ आप अच्छा ब्लाउज पे हल्का फुल्का थोड़ा सा नाजुक सा लेस आजकल बहुत इन हो गई है, दोबारा उस पे कर सकते हैं। अब यही ना डिपेंड करता आजकल है। गोटे वाली लेस और वो जो डिफरेंट लेसेस होती है वो बड़ा इन हुई है ना, हाँ हाँ, वो आजकल बहुत ऐसे। ज़्यादा इन है। और वो जो ये आप कह रही थी ना कि ये मशीन का काम नहीं है, वो जो एक आपने दिखाया था ट्राउजर जिसके ऊपर जी, पूरा जी, गोटा, वो ऐसे। हैंडवर्क जो है वो हैंडवर्क है उस तरह की, आपको सिमिलर तो नहीं कहेंगे हाँ। बट बहुत प्यारी प्यारी गोटा लेसेस अवेलेबल है मार्केट में। सही। बट वही वाली बात है कि आप जो बनाना चाहें, आपका अपना दिमाग है, आप जितना उस पर करना चाहें, लेकिन ये कि एज अ डिज़ाइनर हम प्रेफर करते हैं कि अपने जो डिज़ाइन हैं हम खुद रेडी करें। सही। तो लेसेस पे ज़ाहिर है कभी ऑप्शन होता है तो हमें हाँ, जाना पड़ता है, लेकिन है, ये हाँ। कि कोशिश हमारी होती है कि हम अपने डिज़ाइन यूनिक से रखें। और इस तरह के जैसे ये काम है ना, ये हाँ। वही वाली बात है, अपना काम अपना ही होता है। आप जितना भी कोशिश आपको कर पता लें, होता है आपने कहाँ हाँ। पर जो है ना कौन सा बटन लगाया हुआ है, कौन कहाँ सी पर क्या आपने चीज़ है। कहाँ जी, जी। कहाँ क्या काम किया हुआ है। और फिर अगर कोई आके कंप्लेन भी करता है आपको कि भाई फला ड्रेस में ये प्रॉब्लम आ गई, तो उसको फौरन आप कह देते कि नहीं जी ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं हमने तो इस तरह से किया हुआ है। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे यहाँ डिज़ाइनर स्पेशली नौशीन जो है बहुत अच्छा क्रिएटिव काम कर रही हैं और ख़ुद अपने डिज़ाइंस जो हैं वो क्रिएट करती है। कितने दिन लगते हैं नौशीन एक ड्रेस के बारे में सोचने में, एक डिज़ाइन तैयार करने सवाल में? इट डिपेंड्स। कभी कभी तो ऐसा होता है रात को आप सोने लेटते हो हाँ। तो आपका ना जो ब्रेन है ना वो ऐसा काम कर रहा होता है कि हर चीज़ आपके माइंड में आ रही सोच रहे होते हो आप अब ना ये- रात में भी आप अब अपने वो समटाइम तो हाँ। मैं सोचती हूँ अपने साथ स्केच बुक रखनी चाहिए कि जैसे ही आपके माइंड में कुछ आए ना, आए। क्रिएटिविटी के हाँ। आपको कुछ बनाना है, हाँ। तो फौरन आप, क्योंकि आप सुबह जब उठते हो ना तो मोस्टली होता है कि या तो आप भूल चुके होते हैं, या आप हाँ। सोच रहे होते हैं कि मैंने क्या ऐसा बनाना मैंने कोई बहुत है अच्छी और चीज़ उसमें- सोची थी और वो दिमाग से निकल हाँ, गई, ऐसा ही है, ऐसे मतलब हो आप रहा थोड़ा होता सा है, ब्रेन हाँ। फॉग हो जाता है आपका हाँ, कभी कभी। बिल्कुल। तो ये है, लेकिन हाँ आपने जो सवाल किया उसमें मैं आपको ज़रूर ब्रीफ करूँगी। क्लाइंट्स आते हैं हमारे पास, वो ये कहते हैं कि इसमें क्या है, ये तो आप फ़ौरन बना दोगे। हाँ। आपको एक बात बताऊँ, जो हैंडवर्क है ना वो बहुत टाइम टेकिंग है, और हाँ, एक डिज़ाइन I बनाने के agree, I पीछे agree। बहुत सारे लोगों का हाथ होता है, सिर्फ मैं डिज़ाइन नहीं कर रही होती हूँ। हाँ। आप पहले उनको स्केच, एक रफली स्केच दोगे, देन वो दोगे, पेपर हाँ। बनेगा, पेपर बनाने वाला टाइम लेगा, फिर उसके पेपर की पिनिंग होती है, देन उसके बाद वो अड्डे पे जाता सही, है, हाँ, प्रिंट होता है, फिर हाँ। हमारे कारीगर जो हैं हाँ। वो अपना दिमाग लगा के वो हमें सैंपल अप्रूव करवाते हैं कि ये सैंपल है, ये सैंपल है, इसमें क्या तो देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क जी, जी। बिहाइंड दैट ड्रेसेस, क्योंकि इशू ये होता है कि कोई भी काम ना बगैर मेहनत के अच्छा नहीं लगता। तो जनाब ये वो ड्रेसेस है जो हमने आपके साथ में शेयर किए कि ये तमाम तर डिज़ाइन जो हैं वो इन है। बाकी इट डिपेंड्स ऑन पीपल कि वो किस तरह का ड्रेस जो है वो डिज़ाइनर से लेना चाहते हैं, वो उस हिसाब से अपना ड्रेस बनवाते हैं। बहुत शुक्रिया नौशीन, आप हमारे शो पे आए, बहुत शुक्रिया लिया आप हमारे शो पे आए। चलिए जी, शो का टाइम एंड अप हो गया है और आज के शो का फीडबैक ज़रूर हमारी सोशल साइट पर दीजिएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कीप वॉचिंग सिटी एट 10।